हेलो दोस्तों। आज से हम एक न्यू मनवा स्टार्ट करने जा रहे हैं। कमेंट और लाइक करना ना भूलें। कहानी को एंजॉय करो। साल था 2020। रात में सियोल रंग बिरंगी रोशनियों से जगमगा रहा था। गंगनम योक्समडोंग में सड़कों पर कई गाड़ियां दौड़ रही थीं। डी ग्रुप की इमारत की सबसे ऊपरी मंजिल पर खिड़कियों में लाइट्स चल रही थीं। दुनिया की सबसे ताकतवर दहाड़ने वाली टीम D1 वहीं रहती थी। नंबर एक टीम के 5 खिलाड़ी प्रो गेमर ट्रेनिंग रूम में बैठे थे। वे जोर जोर से माउस के बटन दबा रहे थे। मॉनिटर तेज रोशनी में थे। खिलाड़ी तेजी से कीबोर्ड के बटन दबा रहे थे। उनमें से एक अचानक मुस्कुराया और धीरे से बोला, आखिरकार उसकी मुलाकात डेक्स से हो गई। मॉनिटर पर एक तेज रोशनी चमक उठी। खेल शुरू हुआ और वे अलग अलग किरदारों को पेश करते हुए युद्ध में उतर गए। डेमन ने दूर से अपने प्रतिद्वंद्वी को देखा। डेक्स नाम का खिलाड़ी एक शूरवीर की भूमिका में था, जिसकी आंखें चमक रही थीं। बड़े मुस्कुराते हुए उस प्रो गेमर ने कहा, वे पूरी ताकत से लड़ेंगे और वह उसे दिखा देगा कि उनकी टीम दुनिया में सर्वश्रेष्ठ क्यों है। इन शब्दों के बाद उसका किरदार जोर से दहाड़ा। उसी क्षण वह हमला करने के लिए दौड़ा। डेक्स अपनी तलवार की हैंडल पकड़े हुए था। उसकी जादुई आभा उसके आसपास की हवा को अपनी चपेट में ले रही थी। उसने अचानक अपनी ओर आ रहे दुश्मन पर एक जोरदार हमला किया। राक्षस की कटी हुई भुजा में लगी तलवार जमीन में धंस गई। राक्षस हार गया और उसकी छवि लहराने लगी। यह देखकर उसके साथियों ने अपने हथियार उठा लिए और लड़की चीख पड़ी, क्या बात है, वह सिर्फ एक ही वार से क्यों मर गया? जिस पर उसके साथी ने जवाब दिया, कोई बात नहीं, वे उससे निपट लेंगे। एक ही झटके में उसने ब्लेड की पकड़ बदल दी। अचानक उसका शरीर घुलने लगा, गायब होने लगा। उसने गुस्से से अपनी भौहें सिकोड़ लीं। उसने शक्तिशाली शूरवीर की पीठ की ओर देखा। अचानक डेक्स पलटा तो उसने अदृश्य हुए दुश्मन के हमले को आसानी से रोक दिया। उसकी आंखें तेज लौ से जल रही थीं। एक जोरदार झपट्टे से उसने डबल किल किया। घनी मूंछों वाले आदमी ने यह देखकर दांत पीसते हुए कहा, यह नामुमकिन है, क्योंकि उसने एक ही वार में टैंक, मुख्य हमलावर और जादूगर तीनों को ढेर कर दिया था। और उसके बगल वाला आदमी चिल्लाया, उसे खुद को संभालना चाहिए, क्योंकि अगर वे फॉर्मेशन में रहे तो वे उसे हरा सकते हैं। तभी डेक्स उनकी ओर दौड़ा। पलक झपकते ही वह अपने विरोधियों से आगे निकल गया। शूरवीर ने कई तेज और जोरदार हमले किए। इसके तुरंत बाद हर खिलाड़ी की स्क्रीन पर एक तेज रोशनी दिखाई दी और उन्हें बताया गया कि वे हार गए हैं। प्रो गेमर की आंखों में खौफ साफ दिखाई दे रहा था और उसने कहा, वे धूल में मिल गए हैं, पांचों को अकेले ही ले जाया गया है। दीवार पर उनकी टीम के नाम वाला झंडा टंगा था। अचानक उसके दो टुकड़े हो गए और शूरवीर ने दुश्मन के झंडे को नष्ट कर दिया, सबको हरा दिया। प्रो गेमर के चेहरे पर ठंडे पसीने की एक बूंद बह निकली। उसने डेक्स की जलती आंखों में देखा और खुद से पूछा, ये कौन है? तभी एक लड़का अपनी कुर्सी पर पीछे झुक गया और खुद से बोला, इसमें कोई खास बात नहीं है। उसकी मेज पर साधारण सा सामान पड़ा था। उसका कंप्यूटर किसी प्रो गेमर जैसा बिल्कुल नहीं लग रहा था। अपने सारे उपनाम याद करते हुए जययुंग ने मन ही मन कहा कि उसके तो बहुत सारे उपनाम हैं, लेकिन आखिरी उपनाम डेक्स था। काले शूरवीर के सिर के ऊपर डेक्स नाम का एक उपनाम लिखा था। जययुंग ने चिप्स के पैकेट पर हाथ हिलाते हुए मन ही मन कहा कि वह उपनाम बनाने की कोशिश नहीं कर रहा, क्योंकि उसका लक्ष्य प्रथम स्थान प्राप्त करना था। चिप्स गायब देखकर जेहियुंग के होंठ नाराजगी से नीचे हो गए। अचानक उसने अपने होंठ चाटे और खुद से पूछा, क्या उसे नया पैक लेने के लिए घर से निकल जाना चाहिए, क्योंकि आखिरकार वह पहले नंबर पर आ गया था। रैंकिंग तालिका में उसके कैरेक्टर का उपनाम डेक्स पहले स्थान पर आ गया। कीबोर्ड पर हाथ रखते हुए उसने खुद से कहा कि आज उसने वो हासिल कर लिया जो वह चाहता था। उसने जल्दी से एक संदेश टाइप किया और भेज दिया। खुद से कहा कि अब वह इस खेल को छोड़ सकता है। अचानक प्रोगेमर की आंखों में आश्चर्य झलक आया। उसने अचानक मेज पर अपनी मुट्ठी पटक दी। गुस्से से दांत पीसते हुए वह चिल्लाया, टैक्स अब भी उनका मजाक उड़ा रहा है। फिर उसे एक घटिया ट्रोल कहा। उसके मॉनिटर पर डेक्स ने हाथ हिलाकर घोषणा की कि वह खेल छोड़ रहा है। नीले आकाश में बादल छा रहे थे और डेक्स के खेल छोड़ने की घोषणा को एक दिन बीत चुका था। सड़क पर एक ट्रक चल रहा था। ड्राइवर अचानक मुस्कुराया और पूछा, क्या डेक्स ने सचमुच गेम छोड़ दिया है? फिर कहा कि वह असल में एक ट्रोल था, क्योंकि वह उनका मजाक उड़ा रहा था जब तक कि वह रुक नहीं गया। फिर पूछा कि उसने गेम क्यों छोड़ा, क्योंकि उसके दोस्त को, जो टीम डीए का फैन है, पता होना चाहिए। ट्रक अचानक एक तरफ झुक गया, क्योंकि वह आदमी गुस्से में चिल्ला रहा था,
उन्हें सब पता है और वह कैसे समझ सकता था कि उसके जैसे अजीब आदमी के दिमाग में क्या चल रहा है। सूरज की गर्म किरणें कार पर पड़ रही थीं। ड्राइवर ने अपना दूसरा हाथ स्टीयरिंग व्हील पर रखा और कहा कि डेस्क के चले जाने की वजह साफ है, क्योंकि अब कई गेमर्स गेम छोड़ रहे हैं। पता है, और इसकी एक वाजिब वजह भी है, क्योंकि वीडियो गेम की दुनिया में गिरावट आ रही है। बस स्टॉप पर कई लोग खड़े थे। उनके पीछे एक लड़की की तस्वीर थी। वह आंखें बंद किए खड़ी थी। कंप्यूटर में शक्तिशाली उपकरण लगे थे। मॉनिटर पर एक बड़ा सा प्रोग्राम कोड लिखा हुआ था। स्क्रीन पर मानव जीनोम प्रदर्शित हो रहे थे। दुनिया की सबसे बड़ी कंपनियों एजेन इलेक्ट्रॉनिक्स, इरोस कॉर्पोरेशन और सिलिकॉफ ने मिलकर बेहद गोपनीय तरीके से एक कंप्यूटर नहीं, बल्कि पहली पूर्ण विकसित आभासी दुनिया बनाई, जिस तक ड्रीमर नामक एक इक्विपमेंट के जरिए पहुंचा जा सकता है। 3 लोग उस प्रोजेक्ट के चारों ओर खड़े थे। यह एक बड़ा वर्चुअल कैप्सूल था। स्क्रीन पर दिख रही लड़की अचानक मुस्कुराई और पूछा, क्या वे उस जिंदगी से थक गए हैं जिसे उन्होंने टाल दिया था? लेकिन क्या वे अनगिनत अवसरों से भरी दुनिया में एक और मौका चाहते हैं? सूरज की किरणों ने विशाल राज्य को रोशन कर दिया। लड़की ने हाथ जोड़कर कहा, वे उनका इंतजार कर रहे हैं और आर्केडिया में उन्हें देखकर हमेशा खुश होंगे। आर्केडिया कंपनी का ट्रक ड्रीमर के आखिरी ग्राहक के पते पर रुका। डिलीवर्ड करने वाले लोगों ने उस टूटे फूटे घर को देखा और सोचा, क्या वहां रहने वाला कोई इंसान ऐसी चीज खरीद सकता है? घर की खिड़कियां दरारों से भरी हुई थीं। ट्रक को देखकर जेह्यूंग खिलखिलाकर मुस्कुराया और कहा, आखिरकार वह आ ही गया, उसका ड्रीमर। उसने जल्दी से अपना अकाउंट, लॉगिन और पासवर्ड डाला। डार्क नाइट चुनने के बाद उससे पूछा गया कि क्या वह सचमुच इसे डिलीट करना चाहता है। उसने बिना सोचे समझे कन्फर्म बटन दबा दिया और बताया कि वह 20 साल का है और उसने सभी मौजूदा गेम्स छोड़ने का फैसला किया है ताकि वह किसी दूसरी दुनिया में रेस शुरू कर सके, न कि कोई साधारण गेम। काली पृष्ठभूमि पर स्वप्नदर्शी का शिलालेख चमक उठा। चेह्यूंग कैप्सूल में लेट गया। 1 मिनट से भी कम समय बाद उसने खुद को राज्य के ऊपर आकाश में पाया। उसकी आंखें चमक उठीं और चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कान के साथ वह खुशी से चिल्लाया, यही आर्केडिया है। यहाँ अनगिनत खेल हैं और उनमें अनगिनत रहस्य छिपे हैं। सारी जानकारी डिजिटल गेम में समा गई है। पैकमैन ने कुकीज खाई। डिजिटल कोड देखते ही देखते ज्ञान से भर गया। डेवलपर के चुटकुलों से लेकर गेम प्ले को गहराई से प्रभावित करने वाली चीजों तक। उसने इस कोर को अपने हाथों में थाम लिया। इन्हें ईस्टर एग्स या सीक्रेट्स कहा जाता है। डिजिटल अंडे का छिलका उतर रहा था। अंधेरे में एक पहेली जगमगा उठी। अचानक वह एक और तेज रोशनी में शामिल हो गई। चमकते कण लड़की के हाथों में गिरे। जेहियुंग व्यंग्यात्मक ढंग से मुस्कुराया और कहा, अब उसे इस पर भरोसा है। एलिस ने अपने हाथ अपनी छाती पर रख लिए। बिना ऊपर देखे उसने चुपचाप हाँ कह दिया। हवा में एक किताब उभरी और लड़की ने आगे बताया, यह आने वाली पीढ़ियों के किसी घुमक्कड़ के लिए है। जेह्यूंग एक कैप्सूल में लेटा हुआ था, एक आभासी वास्तविकता जिससे मस्तिष्क संवेदनाओं की नकल के जरिए सीधे जुड़ता है। एक ऐसी पूरी दुनिया बनाता है जो असली से अलग नहीं दिखती। और ऐसा उपकरण लागू करना असंभव लग सकता है, लेकिन यह पहले से ही मौजूद है। ड्रीमर नाम का इंस्क्रिप्शन चटक लाल रंग में जल रहा था। जेह्यूंग खेल की लॉबी में खड़ा था, जहां दूसरे खिलाड़ी भी थे। वह बाहर गया और देखा कि और भी खिलाड़ी थे। कोई ऐसे लोगों की तलाश कर रहा था जो किसी खोज को पूरा करने के लिए शिकार करने को तैयार हो। कोई लौ अयस खरीद रहा था। यह सब देखकर वह उलझन में मुस्कुराया और खुद से पूछा, यह क्या है? घरों के बीच वाली गली में धूप नहीं आ रही थी। जेह्यूंग ने हाथ हिलाया। तुरंत उसके सामने एक सिस्टम स्क्रीन आ गई। स्क्रीन पर लिखा था कि उसके, यानी डेक्स नाम के एक खिलाड़ी के पास सिर्फ 3 शुरुआती चीजें हैं। ठुड्डी पर हाथ रखते हुए जेह्यूंग ने मन ही मन कहा, यह इन्वेंट्री उतनी उलझाने वाली नहीं है जितनी उसने सोची थी। अचानक उसके सामने एक सूचना प्रकट हुई, जिसमें लिखा था कि उसे एक प्रशिक्षण कार्य सौंपा गया है और उसे पूरा करने के लिए उसे एक स्लाइम को मारना होगा। पास ही एक छोटा सा स्लाइम दिखाई दिया। जेह्यूंग ने कल्पना की कि दूसरे खिलाड़ी उस पर कैसे हमला कर रहे हैं और मन ही मन सोचा कि आर्केडिया में सटीक चाल चलना मुश्किल है, इसीलिए खिलाड़ियों की मदद के लिए कौशल विकसित किए गए हैं। उसके सामने अलग अलग क्षमताओं के चिन्ह प्रकट हुए, जैसे कि डैश, बैकस्टेप, स्लैश। स्लाइम ने अचानक जेह्यूंग को देखा। वह अपने हाथ में तलवार को कसकर पकड़े हुए था और मन ही मन कह रहा था, उसके लिए
एक असाधारण प्रतिभा के स्वामी के रूप में यह आसान था। एक ही झटके में उसने स्लाइम को 2 टुकड़ों में काट दिया और काम पूरा कर दिया। संतुष्ट होकर मुस्कुराते हुए उसने मन ही मन कहा, अब उसे इसकी आदत पड़ने लगी है। तुरंत उसके सामने एक नोटिफिकेशन आया कि उसके लिए एक नया क्वेस्ट खुला है। उसे 100 बुक पढ़नी है और जेयुंग ने यह देखकर कहा, चाहे कुछ भी हो जाए वह पलक झपकते ही इसे हल कर लेगा। जेयुंग उलझन भरी आंखों से सिस्टम स्क्रीन की ओर देख रहा था। एडेलिन पब्लिक लाइब्रेरी में हर शेल्फ पर एक किताब थी। मुख्य मेज पर 2 लड़कियां बैठी थीं। उनमें से एक अचानक मुस्कुराई और बोली, वह बहुत ही अजीब है, क्योंकि वह लगातार कई दिनों से पढ़ रहा था। जेयुंग पास ही एक किताब ध्यान से पढ़ रहा था। बैंगनी बालों वाली लड़की ने अचानक किताब बंद कर दी और अपनी दोस्त से कहा, लाइब्रेरी में किताबें पढ़ना कोई खास बात नहीं है। इस पर वह अचानक पलटी और बोली, ऐसा दिखावा मत करो जैसे तुम्हें कुछ नहीं पता, क्योंकि आजकल खोज वगैरह के चक्कर में ज्यादातर लोग एक किताब लेते हैं, जल्दी से 10 किताबें पढ़ लेते हैं और चले जाते हैं। इसके बाद उसने पूछा, क्या उसने किसी को इतनी गहराई से पढ़ते देखा है जितना उसने पढ़ा है? जेह्यूंग ने गुस्से से भौहें चढ़ाईं और खुद से कहा, वह इस बेवकूफ़ी भरे खेल को हर हाल में पूरा करेगा। जेह्यूंग की तरफ देखते हुए बैंगनी बालों वाली लड़की ने जवाब दिया, वह शायद जल्द ही खत्म कर देगा। और थोड़ी देर बाद जेह्यूंग ने किताब की ओर इशारा करते हुए पूछा, क्या उनके पास इस किताब का दूसरा खंड है? लड़की की आंखें आश्चर्य से चौड़ी हो गईं और उसने पूछा, उसे अचानक दूसरे खंड की क्या जरूरत है? और मन ही मन सोच रही थी कि क्या उसने यह किताब पढ़ी भी है। जेह्यूंग ने किताब मेज पर रख दी और बताया, पहले खंड में कई दिलचस्प बातें लिखी हैं और वह दूसरे खंड में उनके बारे में और पढ़ने की सोच रहा है। नीचे देखते हुए उन्होंने आगे कहा, यह किताब द हिस्ट्री ऑफ आर्केडिया खंड 1 ईडेलन की सबसे पुरानी छाप है। ये कहकर उन्होंने एलिस का परिचय कराया, जिसने अपनी नजरें ऊपर नहीं उठाईं। इन शब्दों के बाद लड़की की आंखें नीली रोशनी से चमक उठीं। कुछ देर बाद मेज पर एक और किताब रखी थी। जेह्यूंग को देते हुए लड़की ने कहा, यह दूसरा खंड है, और कहा कि वह जितना चाहे उतना पढ़ सकता है, बस उसे इसे वापस करना याद रखना होगा। किताब पर सुंदर आकृतियां बनी हुई थीं। जेह्यूंग ने अचानक अपना सिर उठाया और कहा, वह बस उत्सुक था, लेकिन उन्होंने दूसरा खंड अलग क्यों रखा है? तब लड़की धूर्तता से मुस्कुराई। उसने अपने हाथ पर अपना चेहरा रखा और जवाब दिया, यह एक विशेष पुस्तक है जो केवल सही तरीके से पूछने पर ही प्राप्त की जा सकती है। उत्तर पाकर उसने अपना हाथ पुस्तक की ओर बढ़ाया और उसका हाथ जितना पास होता, पुस्तक की ऊर्जा उतनी ही प्रबल होती। एक के बाद एक सिस्टम स्क्रीन एलिस के चारों ओर दिखाई देने लगी। बिना ऊपर देखे उसने बताया, एडेलन के नए गांव में एक विशेष घटना का पता चला है और एक हिडन क्वेस्ट जारी करने की शर्तें पूरी हो गई हैं, इसीलिए जांच के लिए खिलाड़ी का चयन कर लिया गया है। जेयुंग अपने हाथों में एक किताब लिए हुए था और उसके चेहरे पर मुस्कान थी। बहुत समय पहले एक महान साहसी व्यक्ति रहता था। उसने ईडेलन नवागंतुक गांव के पास एक झील में एक खजाना छिपा रखा था। हर कोई कहता है कि यह खजाना काल्पनिक है, क्योंकि इसे आज तक कोई नहीं खोज पाया है, और केवल एक ही बात पक्की तौर पर ज्ञात है कि यह खजाना अंधकार की सबसे पुरानी छाप है। गहराई में कुछ चमक रहा था। उस कलाकृति के चारों ओर जंजीरों से जकड़े अंधेरे के हाथ थे। अतीत में यह ताबीज तेजी से नीचे डूब जाता था और कहा जाता था कि अतीत के महान साहसी इसुरल ने इसे इडेलन झील के किनारे छिपा दिया था। लेकिन जाहिर है वहां किसी को भी अंधेरे की छाप नहीं मिली, इसलिए कहानी धीरे धीरे भुला दी गई। किताब को अंत तक पढ़ने के बाद जेह्यूंग किताब को देखता रहा और मन ही मन सोचने लगा, अगर यह इडेलन के पास कोई झील है तो यह अरविन झील ही हो सकती है, जो प्रवेश द्वार के सामने थी। इन्हीं विचारों के साथ उसे किताब के पन्नों पर एक नक्शा मिला। अरविन झील को एक खास रंग से चिह्नित किया गया था। कुछ देर बाद शाम में आसमान में पक्षी उड़ रहे थे। जेयुंग अरविन झील के पास पहुंचा, जो ईडेलन के दक्षिण में स्थित थी। गहरी सांस लेते हुए उसने मन ही मन कहा, वह यहाँ इसलिए आया है क्योंकि उसे इसमें रुचि थी, लेकिन इतनी शांत जगह में डार्क या ऐसा कुछ भी नहीं छिप सकता था। दूसरी तरफ किनारे पर हंसों का जोड़ा खड़ा था। अचानक जेयुंग ने ऊपर दिखाई देने वाली सिस्टम स्क्रीन पर नजर डाली। उसी क्षण एक तेज चमक के साथ और भी अधिक संख्या में सिस्टम स्क्रीन प्रकट हुई और उन्होंने बताया कि खोज बनाने की आखिरी शर्त पूरी हो गई है। खोज दिए गए मापदंडों के अनुसार बनाई गई थी। खोज की कठिनाई बी थी, महत्व ए था। खोज रैंक बी प्लस थी।
मुख्य परिदृश्य सक्रिय हो चुका था। पहले स्तर के डेक्स खिलाड़ी के स्तर का भी विश्लेषण किया जा चुका था और अब क्वेस्ट पुलिस सक्रिय हो गया था। इन सब के बाद एक अलग सिस्टम स्क्रीन दिखाई दी जिसमें बताया गया कि रैंक B+ की खोज, जिसका नाम है अंधकार की छाप ढूंढो, के लिए उन अभिलेखों की प्रामाणिकता की जांच करनी होगी जो यह दर्शाते हैं कि अंधकार की सबसे पुरानी छाप अरविंद झील में है और उस छाप को स्वयं ढूंढना होगा। उसने जो देखा उससे उसकी आंखें आश्चर्य से भर गईं और वह सोचने लगा, क्या उसे वाकई अभी अभी शुरू हुए किसी खेल में रैंक B+ का क्वेस्ट मिला है। और उसने यह भी बताया कि सबसे कठिन क्वेस्ट तो बस C लेवल की ही थे। लेकिन अपनी बात पूरी करने से पहले वह संतुष्ट होकर मुस्कुराया और बोला, अब यहाँ चीजें और भी दिलचस्प हो जाएंगी। पानी से अचानक एक काली ऊर्जा का बादल प्रकट हुआ। बाहर से भी एक तेज चमक दिखाई दे रही थी। झील की गहराई में एक राक्षस था। अचानक उसने आंखें खोली। जैसे जैसे शाम ढलती गई, आसमान गर्म होता गया। जेह्यूंग धीरे धीरे जंगल में चलता रहा। चारों ओर देखते हुए उसने कहा, आसपास कुछ भी असामान्य नहीं है। और इससे सब कुछ और भी संदिग्ध हो गया। अचानक उसकी आंखों में आश्चर्य झलक आया। उसने पानी की तरफ देखा और कहा, लगता है यही है। अपनी आस्तीनें चढ़ाते हुए उसने मुस्कुराते हुए कहा, अब चलने का समय हो गया है। ये कहते ही उसने अपनी गति बढ़ा दी। सांस रोककर जेह्यूंग पानी में कूद गया। जोरदार छपाक हुई और पानी चारों तरफ उछल गया। वह झील में कूद पड़ा। उसने जो देखा उससे उसने आश्चर्य से अपनी भौहें उठाईं और मन ही मन सोचा, यहां तो किसी झील के लिए बहुत गहरा पानी है। नीचे उसे सिर्फ अंधेरा ही दिखाई दे रहा था। इसी समय आर्केडिया की कोरियाई शाखा में एक विशाल स्क्रीन पर विस्मयादिबोधक चिन्ह दिखाई दिया और लिखा था कि मेन सिनेरियो सक्रिय हो गया है। कोरियाई शाखा के अधिकृत कार्यकारी महाप्रबंधक निदेशक ने भौहें चढ़ाईं और नाराजगी से पूछा, क्या हुआ? क्योंकि मुख्य क्वेस्ट उस सर्वर पर शुरू हो चुकी थी जो 1 हफ्ते से भी कम समय से खुला था। एक अधीनस्थ उसके पास आया और अपनी बाहें फैलाते हुए जवाब दिया, खेल क्वेस्ट डिपार्टमेंट की रिपोर्ट को देखते हुए ऐसा लग रहा है कि कोई खिलाड़ी मेन सिनारियो से संबंधित किसी वस्तु के संपर्क में आया है। इसके बाद निर्देशक ने पूछा, अगर उसकी हरकतों ने ही खेल को हिला दिया है तो उसने क्या किया है? असंतोषजनक उत्तर पाकर उसने आंखें बंद कर लीं और कहा, सबसे पहले उन्हें प्रेसिडेंट को समस्या की सूचना देनी होगी और यह सुनिश्चित करना होगा कि प्रत्येक विभाग अप्रत्याशित परिस्थितियों में तत्काल प्रतिक्रिया के लिए पूरी तरह तैयार हो। कर्मचारी जल्दी से कमरे से बाहर जाने लगे। विशाल स्क्रीन को देखते हुए निर्देशक ने बताया, लॉन्च के बाद 4 दिनों तक मेन सिनेरियो खुला रहा था और अमेरिकी सर्वर पर तो 3 महीने से सन्नाटा छाया हुआ था। फिर उन्हें आश्चर्य हुआ, क्या यह सब इसलिए हुआ क्योंकि सर्वर कोरियाई था? बड़े पर्दे पर बड़े पीले अक्षरों में लिखा था कि गहरे अंधकार के जन्म का मेन सिनेरियो सक्रिय हो गया है। इस समय जेह्यूंग पानी से बाहर निकला। किनारे पर बैठे बैठे ही उसके सामने सिस्टम स्क्रीन प्रकट हुई, जिससे उसे पता चला कि उसका गोताखोरी कौशल उन्नत होकर B श्रेणी का हो गया है और उसकी सहन शक्ति 1 अंक बढ़ गई है। और अब वह अधिक गहराई तक गोता लगा सकता है और अधिक समय तक पानी के नीचे रह सकता है। उसके चेहरे पर पानी की धारा बह रही थी और वह मन ही मन कह रहा था, मानो उसने लगभग 200 मीटर गोता लगा लिया हो, पर अभी भी उसे तल दिखाई नहीं दे रहा। उसकी आंखों से उम्मीद गायब हो गई थी और वह सोच रहा था, क्या उसे हार मान लेनी चाहिए? डूबते सूरज की किरणें झील की सतह पर परावर्तित हो रही थीं। सीन वाकई ही बहुत खूबसूरत था। बाकी खिलाड़ियों का परिचय देने के बाद जेह्यूंग ने मन ही मन कहा, खेल अभी शुरू ही हुआ है, इसीलिए हर कोई लीडर बोर्ड पर अपनी जगह बनाने के लिए लड़ रहा है। अपनी मुट्ठी भींचते हुए उसने बताया, इतने व्यस्त समय में वह अपनी तैराकी का स्तर बढ़ाने में समय बर्बाद कर रहा है और उससे भी ज़्यादा ज़रूरी बात यह है कि ड्रीमर की मासिक फीस $920 है। यह कहकर उसने वह कैप्सूल दिखाया जो उसने इस खेल के लिए खरीदा था। उसने सिर नीचे किया और कहा, उसने सोचा था कि वह इन गेम आइटम बेचकर खर्चा पूरा कर लेगा, लेकिन इस स्तर पर 1 महीने में $1000 की कोई चीज ढूंढना अनरियलिस्टिक था। जेह्यूंग को अचानक याद आया कि कैसे उसके सामने एक सिस्टम स्क्रीन आ गई थी जिस पर लिखा था कि उसने एक नया क्वेस्ट खोला है। यह भी लिखा था कि यह एक गुप्त क्वेस्ट है। अपनी यादें छोड़ते हुए जेह्यूंग ने अपने हाथ की ओर देखा और कहा,
यह एक हिडन क्वेस्ट था जो सिर्फ उसके लिए आया था और दूसरे खिलाड़ियों के लिए उपलब्ध नहीं था। पानी में अपना प्रतिबिंब देखते हुए उसने आगे कहा, अगर इनाम बेकार रहा तो बुरा होगा, लेकिन एक उत्साही गेमर होने के नाते वह हार नहीं मान सकता था। इन शब्दों के बाद वह खिलखिलाकर मुस्कुराया और कहा, वह अपनी पूरी ताकत से काम करेगा। सूरज धीरे धीरे क्षितिज के पीछे डूब रहा था। इस समय अमेरिका में सिलिकॉन वैली में सिलिकॉफ का मुख्यालय था, जो सूरज की किरणों से जगमगा रहा था। चेयरमैन्स ऑफिस के दरवाजे बहुत महंगे लग रहे थे। पास की दीवार पर जेनिका पॉल का नाम लिखा था। 15 साल की एक लड़की और सिलिकॉफ की चेयरमैन बिस्तर पर लेटी हुई थी। एक संदेश पाकर उसकी आंखों में अचानक आश्चर्य के भाव उभर आए। उसके कमरे में ढेर सारे आलीशान खिलौने थे। अचानक जेनिका चीखी और पूछा, इसका क्या मतलब है? कोरियाई सर्वर पर मेन सिनेरियो खुल गया। उसके सामने एक विशाल सिस्टम स्क्रीन दिखाई दी और जैक नाम का एक लड़का मुस्कुराया और बोला, एक कोरियाई खिलाड़ी को एक ऐसी वस्तु मिली है जिससे एक गुप्त खिलाड़ी वर्ग खुल गया है। एलिस के विश्लेषण के अनुसार इस बात की प्रबल संभावना थी कि वह वस्तु मेन सिनेरियो से संबंधित थी। यह सुनकर जेनिका ने अपने बाल बांधे और नाराजगी से पूछा, क्या उन्होंने सचमुच नए गांव में इतनी महत्वपूर्ण चीज रखी है? जैक ने अभी भी मुस्कुराते हुए जवाब दिया, वह चीज उन्होंने नहीं बल्कि उस कमीने ने रखी थी। यह कहते हुए उसने मन ही मन उस लड़के की तस्वीर खींची जो उसकी तरफ पीट करके खड़ा था। जैसे ही जेनिका ने यह सुना, उसने तुरंत अपने दांत निकाले और चिल्लाते हुए पूछा, क्या ये वही कमीना है? उसकी मेज पर एक टैबलेट रखा था। जेनिका ने जल्दी से इसके बारे में जानकारी ढूंढी। 1 मिनट से भी कम समय में उसे गुप्त वर्ग अराजकता बार्ड मिल गया, जो अभी भी उपलब्ध था। सारी जानकारी पढ़ने के बाद जेनिका ने भौहें चढ़ाईं और पूछा, क्या है? क्योंकि इस गुप्त वर्ग में कोई स्तर प्रणाली या विशेष कौशल नहीं था, तो क्या इसके रूप में खेलना भी संभव था? जिस पर जैक ने जवाब दिया, बदले में उन्हें एक विशेष योग्यता मिलेगी। यह सुनकर जेनिका ने आश्चर्य से सिर उठाया और पूछा, क्या विशेष क्षमता है? आश्चर्य में डूबी उसने अपना सिर पटिया पर टिका दिया। लेकिन जैसे ही उसे वह चीज मिली जिसकी उसे तलाश थी, उसकी आंखों में भय छा गया। उसकी जोरदार चीख, ये सब बस पागलपन है, सिलिकॉफ के बाहर की हवा को हिलाकर रख दिया। 10 दिन बाद झील पर सूरज चमक रहा था। तभी अचानक जेहयुंग हाथ में एक ताबीज लिए पानी से बाहर निकला। मुस्कुराते हुए उसने जोर से चिल्लाकर कहा, आखिरकार उसे वो ताबीज मिल ही गया। जिसके बाद उसे बताया गया कि उसकी स्कूबा डाइविंग स्किल को ए रैंक तक अपग्रेड कर दिया गया है। उसकी सहन शक्ति 1 पॉइंट बढ़ा दी गई है और पानी के साथ उसका लगाव 10 पॉइंट बढ़ा दिया गया है और अब वह अंधेरी गहराइयों में गोता लगा सकता है। तभी उसके सामने एक विशाल सिस्टम स्क्रीन प्रकट हुई, जिसमें उसे बताया गया कि उसने अंधकार की छाप ढूंढो क्वेस्ट पूरा कर लिया है। इसलिए इनाम के तौर पर उसे अंधकार का नेकलेस मिलेगा, जिसमें प्राचीन वस्तुओं के निशान हैं और अब उसे इसे पहनने से पहले अच्छी तरह सोच लेना चाहिए। जेहियुंग ने ध्यान से नेकलेस को देखा, जिस पर सूरज की किरणें पड़ रही थीं, और सोचा, क्या उसे इसे पहनना चाहिए? आश्चर्य से एक भौं उठाते हुए उसने सोचा, यह विवरण चेतावनी जैसा क्यों लग रहा है? कुछ सेकंड बाद उसके सामने एक सिस्टम स्क्रीन प्रकट हुई, जिसमें उससे पूछा गया कि क्या वह ब्लैक नेकलेस का इस्तेमाल करना चाहता है। कुछ देर सोचने के बाद जेह्युंग ने हाँ बटन दबाया, जिसके बाद उससे पूछा गया कि क्या वह वाकई इसका इस्तेमाल करना चाहता है। थोड़ा हैरान होकर वह फिर से मान गया और उससे फिर पूछा गया कि क्या वह सचमुच इसका इस्तेमाल करना चाहता है। और भी ज्यादा हैरान होकर जेह्युंग ने फिर से हामी भर दी, जिसके बाद उससे कई बार पूछा गया कि क्या उसे सच में यकीन है, और उसे चेतावनी दी गई कि अगर उसे पछतावा भी हुआ तो भी वह इसे नहीं उतार पाएगा। गुस्से में जेह्युंग पलटा और जोर से चिल्लाया, उसने जो पूछा था उसका जवाब पहले ही दे दिया है, इसलिए उसे समझ नहीं आ रहा कि वे उससे बार बार क्यों पूछ रहे हैं। और उसके तुरंत बाद सिस्टम स्क्रीन पर लिखा आया कि अब उसे सब कुछ समझ आ गया है। यह पढ़कर उसके माथे पर तनाव के भाव उभर आए। दूसरी तरफ डेवलपर उससे बात कर रहा था, मुस्कुरा रहा था और कह रहा था, उसे यकीन है कि वह इसे इस्तेमाल करना चाहता है, इसीलिए वह पूछना बंद कर देगा, लेकिन पछताने में बहुत देर हो जाएगी। उसकी ठंडी निगाहें सिस्टम स्क्रीन पर टिकी थीं और वह लगातार कह रहा था,
अब उसे अपना सब कुछ झोंक देना चाहिए और मज़े करने चाहिए, ठीक वैसे ही जैसे वह अभी कर रहा था। जेह्यूंग के चेहरे पर ठंडे पसीने की एक बूंद उभर आई और उसने उलझन में पूछा, कौन? लेकिन इससे पहले कि वह अपनी बात पूरी कर पाता, उसके सामने एक तेज चमक दिखाई दी। उसने अचानक एक पत्थर की मूर्ति और एक सिस्टम स्क्रीन देखी जिस पर लिखा था कि उसकी कक्षा बदलकर अराजकतावादी बार्ड कर दी गई है। चेह्युंग ने घने अंधेरे में सूचनाएं देखीं कि उसकी लेवल प्रणाली निष्क्रिय कर दी गई है, लेकिन एक प्रभाव विशेषता प्राप्त कर ली गई है। एक मिशन प्रणाली जोड़ दी गई है और खिलाड़ी को एक चरित्र स्थायी रूप से सौंप दिया गया है। और अंत में उसके साथ एक नया मिशन जोड़ दिया गया है। जेह्युंग ने यह सब आश्चर्य से पढ़ा, लेकिन अचानक उसके सामने रूकी किलिंग नामक एक क्वेस्ट प्रकट हुआ, जिसका सार यह था कि उसे उन नए लोगों को मारना था जिन्होंने अभी तक क्लास नहीं बदली थी और उसके पास ठीक एक हफ्ता बचा था। एडेलन के पश्चिमी घास के मैदानों में नए खिलाड़ी स्लाइम्स से लड़ रहे थे, क्योंकि उन्हें स्लाइम की जरूरत थी। लड़का जोर से मुस्कुराया और जोर से चिल्लाया, वही आ रहा है। उसने पूरी ताकत से स्लाइम पर मुक्का मारा। स्लाइम को मारने के बाद उसे एक स्लाइम बेल मिली। एक लड़की तुरंत दौड़कर उसके पास आई और बोली, उसकी कीमत 50 ब्रॉन्ज के बराबर है। इस पर उसने जवाब दिया, वह बहुत भाग्यशाली है, और कहा, खेल ऐसा ही होना चाहिए। एक पल बाद वह लड़का खड़ा हुआ और जोर से चिल्लाया, उन्हें बाकी सप्ताहांत भी यही स्लाइम्स को मारना जारी रखना होगा। इस पर उसके साथी ने पूछा, अगले हफ्ते होने वाली ट्रायल परीक्षाओं का क्या होगा? जेह्युंग इस पूरे समय उन्हें देख रहा था। वह तनाव से भौहें चढ़ाए खुद से पूछ रहा था, क्या उसे वाकई इन जैसे नौसिखियों को मारना ही होगा? कुछ घंटे पहले उसके सामने एक सिस्टम स्क्रीन आई थी जिसमें उसे बताया गया था कि वह अपने कैरेक्टर को डिलीटेड नहीं कर सकता। जेह्युंग ने हाथ बढ़ाकर उसे पढ़ा। यह समझते हुए कि कुछ भी काम नहीं करेगा, उसने गहरी सांस छोड़ी। वह सिस्टम स्क्रीन को देखता रहा जिसकी पृष्ठभूमि में उसका किरदार था। तभी उसने अचानक कहा, उसे ऐसा लग रहा है जैसे उसने किसी बारूदी सुरंग पर पैर रख दिया हो। उसे कई चेतावनियों के साथ एक छिपा हुआ वर्ग मिला और उसने तुरंत उस पात्र को हटाने की कोशिश की, और इसका कारण बहुत सरल था। खेल में ही जह्युंग ने इन्वेंट्री खोली। उसके उपनाम के नीचे लिखा था कि उसका कोई स्तर नहीं है। यह पढ़कर उसने अपनी ठुड्डी पर हाथ रखा और कहा, यह वाकई काम नहीं करता, क्योंकि उसके कैरेक्टर में लेवल सिस्टम नहीं है और खेल का मुख्य सिस्टम आंकड़े बढ़ाना है। अचानक उससे एक ऐसे खिलाड़ी की कल्पना हुई जिसके सिर के ऊपर उसका लेवल लिखा हुआ है, और उसे एहसास हुआ कि ऐसी व्यवस्था न होने का मतलब है कि उसके पास लेवल बढ़ाने का कोई तरीका नहीं है। लेकिन अभी फर्क ज्यादा साफ नहीं दिख रहा था। जेह्युंग ने अचानक कल्पना की कि जमीन टूटकर बिखर रही है। इस खेल के सबसे ताकतवर खिलाड़ी उसके सामने थे और वह लगातार कह रहा था, जब दूसरे खिलाड़ी लेवल बढ़ाने लगेंगे तो लेवल अनंत गुना बढ़ जाएगा। उसने सबसे ताकतवर विरोधियों को डरावनी आंखों से देखा। तभी अचानक उसे डेवलपर की याद आई, जिसने मुस्कुराते हुए उससे कहा था, वह अपनी तरफ से पूरी कोशिश करे, अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को नष्ट कर दे, ठीक वैसे ही जैसे वह अभी कर रहा है। गहरी सांस छोड़ते हुए उसने अपना सिर नीचे किया और कहा, उसे यह बकवास सुनते ही रुक जाना चाहिए था, इसीलिए उसे पहले सब कुछ जांचना जरूरी था। नीले आसमान में धुंधले बादल तैर रहे थे। जेह्युंग घास पर सितारों की तरह लेटा हुआ था। उसने हवा से उड़ते हुए टूटे हुए पत्तों को देखा और कहा, अगर वह यूं ही लेटा रहा तो कुछ नहीं बदलेगा। अंधेरे में मूर्ति को याद करते हुए उसने मन ही मन कहा, उसकी कक्षा बार्ड ऑफ एनर्की है। हाथ उठाकर जेह्युंग ने कहा, भले ही वह कचरा हो, फिर भी वह एक छिपा हुआ वर्ग है और उसे यकीन है कि वह किसी न किसी तरह काम आएगा। इसके बाद उसने कुछ महत्वपूर्ण जानकारी ढूंढने के लिए सिस्टम विंडो को काफी देर तक देखा, और थोड़ी देर बाद उसे कुछ मिल गया। आंकड़ों वाले टैब में ताकत, सहन शक्ति वगैरह के अलावा पॉसिबिलिटी भी थी। इसका आंकड़ा 0 था। यह देखकर उसने भौहें चढ़ाईं और खुद से पूछा, यह क्या है? जैसे ही उसने यह पूछा, एक सिस्टम स्क्रीन दिखाई दी जिसमें उसे बताया गया कि वह इस दुनिया के नियमों को बदलने के लिए संबंधित आंकड़ों का इस्तेमाल करके अपने इफेक्ट की मात्रा बढ़ा सकता है। लेकिन इसका इस्तेमाल करने के बाद ये आंकड़े हमेशा के लिए गायब हो जाएंगे। यह जानकारी पढ़कर जेह्युंग की आंखों में आश्चर्य की लहर दौड़ गई।
और उसने खुद से पूछा, आखिर इसका क्या मतलब है? उसी समय सिस्टम स्क्रीन बंद हो गई, लेकिन एक सूचना दिखाई दी जिसमें बताया गया था कि उसे एक नया क्वेस्ट मिला है। यह देखकर उसके चेहरे पर ठंडे पसीने की बूंदें उभर आईं। ऐसा इसलिए था क्योंकि उसकी क्वेस्ट में उन नए खिलाड़ियों को मारना शामिल था जिन्होंने क्लास परिवर्तन पूरा नहीं किया था। उस समय वह एक पेड़ के पीछे से नाराज भाव से झांक रहा था। उसने खिलाड़ियों के उस प्रेमी जोड़े को देखा और सोचा, क्या सिस्टम सचमुच चाहता है कि वह इन सभी नौसिखियों को मार डाले? क्या ये सचमुच एक ऐसी क्वेस्ट था जो खेल में उसकी किस्मत तय कर सकता था? जेहयुंग ने अपना सिर थोड़ा नीचे करके खुद से पूछा, उससे क्या करना चाहिए? थोड़ी देर रुकने के बाद उसने अपना सिर ऊपर उठाया और कहा, पहले कोशिश तो करनी चाहिए। यह कहते ही उसने अपनी तलवार पकड़ी और उसमें अपनी जादुई ऊर्जा डाल दी। जेहयुंग ने आगे कहा, इसके लिए उसे दोष देने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि वह भी तो बस यही खेल खेल रहा था। यह कहकर वह आगे बढ़ा। वह तेज रफ्तार से उस नए खिलाड़ियों की तरफ बढ़ रहा था, लेकिन अचानक एक कर्कश आवाज हुई और हवा में एक गंदी आभा छा गई। लंबे हरे बालों वाला लड़का मुस्कुराया और बोला, कितना अफसोस है, क्योंकि वो तो उसे एक ही वार में मार सकता था। लड़की ने अपने साथी को उठाया और नाराजगी से चिल्लाते हुए पूछा, आखिर वो कौन है? उन न्यू प्लेयर के सामने 3 डाकू खड़े थे। उनमें से लंबे बालों वाले ने जोर से मुस्कुराते हुए कहा, वे इस हंटिंग ग्राउंड के मालिक हैं। और फिर पूछा, उन्हें उनके इलाके में शिकार करने का अधिकार किसने दिया? यह सुनकर चेह्युंग ने नाराजगी से भौहें चढ़ाईं और खुद से पूछा, इन अजीबोगरीब लोगों को क्या हो गया है? क्या वे सचमुच उस इलाके पर दावा कर रहे थे, जबकि बीटा शुरू हुए ज्यादा समय भी नहीं बीता था? लड़की की आंखों में आंसू आ गए और वह गुस्से से चीख पड़ी और पूछने लगी, उनके इलाके का क्या मतलब है? यह शुरुआती लोगों के लिए हंटिंग ग्राउंड था। ये एक सार्वजनिक जगह थी जहां कोई भी शिकार कर सकता था। उन्हें किसी तरह की अनुमति क्यों लेनी पड़ती थी? अचानक डाकू उसकी ओर झुका और बोला, वह बहुत शोर मचा रही है। और यह भी कहा कि उसके प्रोनाउंसिएशन से पता चलता है कि वह सियोल में रहती है। उसके सिर के ऊपर लाल अक्षरों में एक उपनाम और लेवल 12 लिखा हुआ था। और वह कहता रहा, उसने उन्हें ट्रायल परीक्षाओं के बारे में बात करते सुना था, जिसका मतलब था कि वे हाई स्कूल के छात्र होंगे और अगर वह उपनाम से खोजे तो शायद उनका पता लगा सके। लड़के की आंखों में अचानक आश्चर्य के भाव आ गए, क्योंकि उसे एहसास हुआ कि लाल उपनाम का मतलब खिलाड़ियों को मारने से था। हवा खून से भर गई थी। डाकुओं की बातें सुनकर लड़की डर के मारे कांप रही थी। क्रेजी मंकी ने मजाकिया अंदाज में मुस्कुराते हुए पूछा, क्या वह समझ रही है कि वह क्या कह रहा है? नीचे बैठते हुए उसने नए लोगों को आदेश दिया, अगर वे मरना नहीं चाहते तो यहां से चले जाएं। यह सुनकर लड़की ने अपना सिर घुमाया और जोर से चीखकर मदद की गुहार लगाई। मैदान में उनके साथ मौजूद खिलाड़ी नजरें फेरने लगे। तभी उसका साथी खड़ा हुआ और उसने पूछा, वे ऐसा क्यों कर रहे हैं? यह तो बस एक खेल है, क्या वे सब इसका मजा नहीं ले सकते? यह सुनकर डाकुओं ने उसको हैरानी से देखा। अचानक वे जोर से हंसे और चिल्लाए, जैसा उसने कहा था, यह तो बस एक खेल था, एक वर्चुअल रियलिटी, और इसीलिए वे ऐसा कर रहे थे। उस नौसिखिए ने डर के मारे अपने दांत भींच लिए। क्रेजी मंकी ने अपनी भौहें ऊपर उठाते हुए कहा, यह खेल अच्छा है क्योंकि यहाँ कोई कानून नहीं है। एक ऐसी दुनिया जहां आपकी ताकत ही आपको सही बनाती है। उसकी आंखों में खून खराबा और हत्या का जुनून था, जिसके साथ उसने कहा, यह तो बस एक खेल है, जैसा तुमने कहा था। लेकिन उसके लिए अनएक्सपेक्टेड रूप से हवा का माहौल नाटकीय रूप से बदल गया और जेह्युंग ने दृढ़ता से कहा, वह इससे सहमत है। एक तेज वार हवा में सीटी बजाता हुआ सुनाई दिया। एक गुंडे का पैर कट गया। जेह्युंग मुस्कुराया और बोला, कितना अफसोस है, क्योंकि वह उसे एक ही वार में मारना चाहता था। उसी क्षण उसने कई ताबड़तोड़ हमले किए। गुंडों के मुंह से खून की फुहारें निकलने लगीं। उसी क्षण जेह्युंग का उपनाम लाल हो गया, जिसके बाद उसे पता चला कि उसका प्लॉजिबिलिटी एक साथ कई अंकों से बढ़ गई है। उसकी आंखों में अब भी गुस्सा और नफरत थी। नोटिफिकेशन पढ़ने के बाद उसे एहसास हुआ कि हर किल के लिए उसे एक प्लॉजिबिलिटी पॉइंट दिया जाएगा। लेकिन यह अभी भी स्पष्ट नहीं था कि यह कैसे काम करेगा, लेकिन पॉइंट हासिल करना काफी मुश्किल होगा। अचानक जेह्युंग ने आश्चर्य से आंखें फेर लीं जब उसे जोर से धन्यवाद दिया गया। वे दोनों नए प्लेयर उसके सामने घुटने टेक कर चिल्ला रहे थे, उसने उन्हें बचाया है।
इसीलिए अब वे उसका बदला चुकाना चाहते हैं। आश्चर्यचकित होकर अपनी भौहें ऊपर उठाते हुए जहियुंग ने कहा, उसे धन्यवाद देने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि वह उन्हें भी मार डालेगा, क्योंकि यही उसका मिशन था। ये शब्द सुनकर लड़के चौंक कर मुंह खोले खड़े हो गए। अपनी तलवार सिर के पीछे उठाते हुए जहियुंग ने कहा, परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। मुस्कुराते हुए उसने पूछा, ठीक है, क्योंकि ये तो बस एक खेल था। लड़के ने आंखों में डर भरकर खुद से कहा, मुझे लग रहा है ये बिल्कुल रियल है। इन विचारों के तुरंत बाद जेह्यूंग की तलवार ने उसे काट दिया और उसका प्लॉजिबिलिटी 2 और पॉइंट से बढ़ गया। बाकी खिलाड़ी उन्हें पूरे समय उसे देख रहे थे। धीरे से मुड़कर जेह्यूंग ने कहा, अब उन लोगों की ओर बढ़ने का समय आ गया है जो बस खड़े होकर देख रहे थे। चेहरे पर एक बड़ी मुस्कान के साथ उसने आगे कहा, यह कोई निजी मामला नहीं था और उम्मीद है कि किसी को कोई आपत्ति नहीं होगी। खिलाड़ियों में भय और दहशत छा गई। 1 मिनट से भी कम समय बाद नीले आसमान के नीचे जंगल में दिल दहला देने वाली चीखें सुनाई दी। खिलाड़ी जेह्यूंग से जितनी जल्दी हो सके भागने की कोशिश कर रहे थे और उसी दिन आर्केडिया के होम पेज पर एक अफवाह फैल गई। चेहरे पर एक पागल मुस्कान लिए जेह्यूंग ने अपने रास्ते में आने वाले सभी लोगों को मार डाला। सब एक ही बात कह रहे थे कि एक रियल अपीयर्ड प्रकट हुआ है। साफ रात के आसमान में एक चमकीला चांद तैर रहा था। एक उल्लू पेड़ की डाल पर बैठा था। उसकी आंखें चमक रही थीं। उनमें जंगल में दौड़ते हुए किसी खिलाड़ी का साया झलक रहा था। वह जहां भी देखता तेजी से दौड़ता। उसके चेहरे पर आंसू बह रहे थे और वह जोर जोर से चीख रहा था, मदद की भीख मांग रहा था। अचानक उसका पैर एक पेड़ की जड़ में फंस गया। रात के आकाश में तारे चमक रहे थे और अचानक गिरने की एक धीमी आवाज अब पूरे जंगल में गूंज उठी। उस लड़के के सामने एक स्क्रीन आई जिसमें बताया गया था कि उसने खुद को चोट पहुंचाई है और अब उसकी गति कम हो गई है। यह पढ़कर उसने उठने की कोशिश की। अचानक वह डर के मारे पीछे मुड़ा तो लाल आंखें उसे घोर अंधेरे से देख रही थीं। जेह्यूंग धीरे धीरे चांद की चमकती रोशनी में बाहर निकला। जब खिलाड़ी ने उसे पीछा करते देखा तो उसकी आंखों की पुतलियां डर से कांप उठीं। जेह्यूंग पागलों की तरह मुस्कुरा रहा था। उस लड़के ने पेड़ के तने से अपनी पीठ सटा ली और जोर से चिल्लाया, यू सन ऑफ अ बिच। और आगे कहा, वह तो बस अपने काम से काम रख रहा था, शिकार कर रहा था। और फिर पूछा, वह उसे क्यों मारने की कोशिश कर रहा है। जेह्यूंग ने चुपचाप अपनी पीठ के पीछे से तलवार निकाल ली। खिलाड़ी ने आंखें बंद कर लीं और अचानक जोर से चिल्लाया और पूछा, क्या उसे सच में लगता है कि अगर उसने गेम लॉन्च होते ही ऐसा कुछ किया तो एडमिनिस्ट्रेशन उसे छोड़ देगा, और यह भी कि वह उसके खिलाफ शिकायत दर्ज कराएगा। यह सुनते ही वह अचानक रुक गया। अपनी तलवार नीचे करते हुए जेह्यूंग ने जोर से सांस छोड़ी और पूछा, ओ उसका क्या मतलब है। अपनी भौहें ऊपर उठाते हुए उसने बताया, वह ऐसा इसलिए कर रहा है क्योंकि उसे ऐसा करने के लिए कहा गया था। जैसे ही खिलाड़ी ने यह सुना वह सदमे से भौहें चढ़ाकर पूछने लगा, उसने क्या कहा। लेकिन इससे पहले कि वह अपनी बात पूरी कर पाता, जेह्यूंग ने उसे बीच से काट दिया, जिसके बाद उसका प्लॉजिबिलिटी 1 पॉइंट से बढ़ गई। चमकती आंखों से वह छाननी की ओर मुड़ा। अपना हुड उतारते हुए जेह्यूंग ने जम्हाई ली और खुद से कहा, वह बहुत थक गया है। आर्केडिया ऑनलाइन सिस्टम में मौत की सजा है। जैसे ही घड़ी की सुइयां धीमी गति से चलने लगीं, मौत की सजा 24 घंटे के लिए पहुंच से वंचित कर देती है। और हालांकि यह लत से लड़ने का एक उपाय है, लेकिन इसका उद्देश्य खेल के साथ बातचीत को बेहतर बनाना भी है। विशाल कार्यालय में सब कुछ लाइट से जगमगा रहा था। आर्केडिया ऑनलाइन के ग्राहक सेवा विभाग में बहुत से लोग काम करते थे। निदेशक ने नाराजगी से भौहें चढ़ाईं और पूछा, आखिर हो क्या रहा है। जिस पर उनके अधीनस्थ ने सिर नीचा करके जवाब दिया, अचानक से ऐसी शिकायतें आने लगी हैं। यह सुनकर उस आदमी की आंखों में गुस्सा आ गया और उसने पूछा, क्या वाकई ऐसे समय में जब वे पहले से ही बहुत ज्यादा काम कर रहे थे। ये कैसा पागल आदमी था। आर्केडिया ऑनलाइन ग्राहक सेवा विभाग ने ओवरटाइम काम करने का फैसला किया था। इस समय जेह्यूंग ने स्टेटस विंडो खोली और देखा कि उसका प्लॉजिबिलिटी 1025 के बराबर हो गया है। वह उसे मरे हुए खिलाड़ी के सामने खड़ा हुआ और बोला, पता चला कि उसने 1025 लोगों को मार डाला है और 2 रातों की नींद हराम करने के लिए यह बुरा नहीं है। मीठी जम्हाई लेते हुए जेह्यूंग ने कहा, यह उसकी सोच से ज्यादा कठिन था, क्योंकि उसे हत्या करने के लिए नफरत थी।
इसलिए यह उसके लिए एक अजीब सेंटिमेंटल समय भी था। उसकी आंखों में आंसू आ गए और जेह्यूंग सोचने लगा, क्या यह सामान्य है? क्योंकि उसने लॉन्च के तुरंत बाद ही इतने सारे नए खिलाड़ियों को मार डाला था और ये निश्चित रूप से खेल के चलने में एक समस्या होगी। और फिर उसे आश्चर्य हुआ, उसे ऐसा क्वेस्ट आखिर क्यों दिया गया? उसने अपने सामने सिस्टम स्क्रीन पर देखा, जिसने उसे उसके वर्तमान क्वेस्ट के बारे में बताया, जिसके लिए उसके पास 6 दिन और 23 घंटे 55 मिनट बाकी थे। थोड़ी देर रुकने के बाद जेह्यूंग ने नजरें फेर लीं और लापरवाही से कहा, इसका उससे कोई लेना देना नहीं है। तभी अचानक एक जानी पहचानी आवाज सुनकर वह चौंक कर पलटा। स्लाइम उदासी से जंगल से बाहर आ गए। फिर वे अचानक मुस्कुराने लगे, क्योंकि जेह्यूंग ने उन्हें बचा लिया था और अब उनके प्रति उनका स्नेह बढ़ गया था। अगले ही पल जेह्यूंग ने जो देखा, उससे उसकी आंखें स्तब्ध रह गईं। वे स्लाइम उसे गले लगाने के लिए उसकी ओर दौड़े। उनमें से एक को अपनी बाहों में भरते हुए जेह्यूंग ने कहा, वह बस यही सोच रहा था कि सामाजिक रूप से वह कितना बदकिस्मत है, लेकिन उसे खुशी है कि कम से कम वह उनसे बात तो कर सकता है। अचानक उसने आश्चर्य से दूर देखा, क्योंकि उसे आवाजें सुनाई दे रही थीं। जंगल में जलती हुई मशालें दिखाई दे रही थीं। जेह्यूंग उन्हें देखकर समझ गया कि क्या हो रहा है। कुछ सेकंड बाद उसने स्लाइम को सहलाया और कहा, वह उनके साथ और खेलना चाहेगा, लेकिन अगर वह भागना शुरू नहीं करेगा तो बाकी खिलाड़ी उसका शिकार करेंगे और इससे सब कुछ उलझ जाएगा। गुस्से में खिलाड़ी जंगल से बाहर आ गए। उनका नेता गुस्से से भौहें चढ़ा रहा था। भागते हुए जेह्यूंग को देखकर उसने उस पर उंगली उठाई और जोर से चिल्लाया, उन्हें उसके पीछे दौड़ना होगा। जेह्यून तेजी से आगे भागा। दूर उसे जंगल का अंत दिखाई दिया। हर गुजरते पल के साथ वह और करीब आ रहा था। लेकिन 1 मिनट भी नहीं बीता था कि जेह्यूंग एक चट्टान के किनारे पर खड़ा था और खिलाड़ी जंगल से निकलकर उसके पास आए। उनका नेता जोर से मुस्कुराया और चिल्लाया, वह इतनी देर से चट्टान के किनारे पर पहुंचने के लिए दौड़ रहा था। और आगे कहा, उस पर कोई रहम नहीं किया जाएगा, क्योंकि वह पूरी तरह से फंस चुका था और अब वह मरने वाला है। जेह्यूंग ने चुपचाप नीचे देखा। अचानक उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। बिना कुछ सोचे समझे वह चट्टान से पीछे लेट गया। तेज रफ्तार से वह चट्टान से नीचे गिरने गया। खिलाड़ी ने चौंक कर नीचे देखा और चिल्लाया, ये पागल सचमुच कूद गया, पागल हो गया। जेह्यूंग पीठ के बल जमीन की ओर गिरता रहा। उसके चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कान थी। आखिरी पल में उसने लॉग आउट कर दिया। इसी दौरान यूट्यूब पर आर्केडिया के आधिकारिक चैनल पर एक नौसिखिए हत्यारे के घिनौने अत्याचारों का वीडियो आया। लोग कमेंट्स में इस पर जोर शोर से चर्चा कर रहे थे। जिस आदमी को हाल ही में जेह्यूंग ने मारा था, उसने गुस्से में अपने होंठ काटते हुए लिखा, वह एक न्यू प्लेयर था जिसे 2 दिन पहले इस कमीने ने मार डाला था और तब से वह फोरम ब्राउज कर रहा है। आखिरकार आज 100 से ज्यादा मामले दर्ज हो गए और यह आदमी सिर्फ उन्हीं जगहों पर खिलाड़ियों को मारता है जहां स्लाइम रहते हैं, इसलिए उसके हाई लेवल का होने की संभावना नहीं है। उसे तुरंत एक संदेश मिला जिसमें पूछा गया था, क्या सचमुच 700 हत्याएं करना संभव है? मारे गए खिलाड़ी ने मुंह थोड़ा सा खोलते हुए लिखा, बिल्कुल ऐसा ही है, और इसीलिए वह उसको खत्म करने के लिए स्क्वाड बनाने की सोच रहा है। इसीलिए अगर किसी को इसमें रुचि हो तो वह उससे संपर्क कर सकता है। और फिर उसने जगह और समय बताया। आर्केडिया में राज्य की एक गली में एक फव्वारा था। जेह्यूंग द्वारा मारे गए खिलाड़ी उसके पास इकट्ठा हो गए। उनके नेता ने गुस्से में अपनी भौहें सिकोड़ लीं और कहा, वे दुनिया को ट्रोल से मुक्त करने के लिए एक मीटिंग शुरू कर रहे हैं। यह ध्यान रखना जरूरी है कि आर्केडिया की वर्चुअल रियलिटी का मुख्य अंतर यह है कि इसमें न केवल खेल की वस्तुओं के भीतर, बल्कि दुनिया भर के खिलाड़ियों द्वारा भी विभिन्न परिदृश्यों का निर्माण किया जाता है। इनर कॉस्मो उपनाम के तहत एक लाल बिंदु जल रहा था। खेल में वे सामग्री के रूप में किसी भी चीज को लागू और मूर्त रूप दे सकते हैं, क्योंकि यह एआई की इच्छा से होता है, जो सब कुछ नियंत्रित करती है। सब कुछ एलिस की इच्छा से होता है। उसने बिना नजर उठाए कहा, एक बड़े समूह की खोज की गई है और अब कारण की जांच की जा रही है। संबंधित क्वेस्ट मेन सिनेरियो एक्ट वन फॉरगॉटन डार्कनेस। इन शब्दों के बाद उसने अपने हाथ की एक लहर से एक सिस्टम स्क्रीन बनाई, जिससे एक नया क्वेस्ट उत्पन्न हुआ। खिलाड़ियों के नेता के सामने एक सूचना प्रकट हुई। उसी क्षण यह उसके सभी लोगों के सामने प्रकट हुई। यह एक नया मिशन था, जिसमें उस रहस्यमय हत्यारे को पकड़ना था
जो स्लाइम हैबिटेट में शुरुआती लोगों को मार रहा था। इस समय आर्केडिया की कोरियाई शाखा में मिशन की योजना बनाने और उसे बनाने वाली स्क्रिप्ट टीम के सामने एक विशाल स्क्रीन पर एक बड़ा विस्मयादिबोधक चिन्ह दिखाई दिया और उसके नीचे लिखा था कि मुख्य मिशन शुरू हो गया है। निर्देशक की आंखें गुस्से से भर आईं और उसने जोर से चिल्लाकर पूछा, यह क्वेस्ट अभी क्यों दिखाई दिया? जिस पर उसके अधीनस्थ ने अपना चश्मा ठीक किया और जवाब दिया, वे अभी इसका कारण जानने की कोशिश कर रहे हैं। सिनारियो टीम लीडर डायरेक्टर कंगतेन हूँ अचानक मुड़ा और भी जोर से चिल्लाया, यह पूछते हुए, क्या वे सचमुच इतने महत्वपूर्ण काम के दौरान ढिलाई बरतने की योजना बना रहे थे? और ये कैसी अराजकता थी जबकि खेल को अभी कुछ ही समय हुआ था? उसके सभी अधीनस्थ दूर एक लाइन में खड़े थे। वे आश्चर्य से मुंह खोले बड़ी स्क्रीन को घूर रहे थे। बड़ी चेतावनी गायब नहीं हुई, क्योंकि यह एक आपातकालीन स्थिति थी और वास्तव में अगर सभी यूजर्स को एक साधारण क्वेस्ट भी दिया जाता, अगर यह एक सामान्य क्वेस्ट होता, तो पूरा विभाग इतना तनावग्रस्त नहीं होता। बड़े पीले अक्षरों में घोषणा की गई थी कि मेन क्वेस्ट शुरू हो गया है। कुछ मिनट बाद एक कर्मचारी मैनेजर के पास आया और कहा, उन्हें यकीन था कि यह क्वेस्ट मेन सिनेरियो एक्ट 1 से संबंधित है, लेकिन उनकी टीम की उम्मीदें पूरी नहीं हुई। मुख्य क्वेस्ट के बनने के 2 दिन बाद ही इसे लॉन्च कर दिया गया। यह सुनकर कैंग हून की आंखें चौंधिया गईं। जनरेशन और स्टार्ट, इन दोनों अवधारणाओं में एक स्पष्ट अंतर है। जैसे बोया गया बीज तुरंत अंकुरित होकर फूल नहीं देता, वैसे ही एक जनरेटेड सिनारियो को सभी यूजर्स को प्रभावित करने और एक वास्तविक परिदृश्य में बदलने में औसतन कई महीने लगते हैं। और विकास दल ने ठीक यही भविष्यवाणी की थी। सिनारियो टीम के सभी सदस्य बड़े पर्दे की ओर देख रहे थे। कैंग हून ने अपनी ठुड्डी पर हाथ रखा और मन ही मन कहा, 2 दिन का अंतर यह कहने के लिए बहुत बड़ा है कि भविष्यवाणी गलत थी, लेकिन कोई ना कोई कारण जरूर होगा। अपने टैबलेट पर वह क्वेस्ट से जुड़े ग्राफ और आंकड़े देख रहा था। तभी अचानक उसे एक वीडियो मिला और उसने खुद से पूछा, यह कैसा बिगिनर हत्यारा है? अपने अधीनस्थ की ओर सिर उठाकर उसने पूछा, इसका क्या मतलब है? जिस पर उसने सिर नीचे करते हुए जवाब दिया, यह एक ऐसा यूजर्स है जो स्लिम कॉलोनी में नए लोगों के शिकार के मैदानों में घूमता रहता है, उनकी हत्याएं करते हुए, और वह सीधे तौर पर इस मेन सिनेरियो से जुड़ा हुआ प्रतीत होता है। टीम के प्रत्येक सदस्य का कार्यस्थल आवश्यक चीजों से भरा हुआ था और मैनेजर ने अचानक पूछा, हत्यारे के इस यूजर्स के बारे में जानकारी क्या है? वह कौन था और कहाँ रहता था? जिस पर उस आदमी ने उसे जवाब दिया, उन्होंने पता लगाने की कोशिश की लेकिन मुख्यालय ने प्रतिबंध लगा दिए थे, इसलिए उनके पास जांच करने का अधिकार नहीं था। यह सुनकर कैंग हून ने अपनी ठुड्डी पर हाथ रखा और खुद से पूछा, क्या यह वाकई मुख्यालय है? लेकिन एक यूजर्स के लिए वे इतनी परेशानी क्यों उठा रहे हैं? और यह आदमी कौन है? अचानक जो उसने देखा उससे उसकी आंखों में सदमा छा गया। अपने टैबलेट में उसे जानकारी मिली कि जेह्युंग द्वारा मारे गए खिलाड़ियों की संख्या 1025 थी। इसी समय सूरज की किरणें जेह्युंग के घर पर पड़ रही थीं। वह बिस्तर पर सो रहा था। उसने अचानक धीरे से अपनी आंखें खोली। कुछ मिनट बाद उसने देखा कि न्याय बहाल करने के लिए एक विशेष आयोजन किया गया था, जिसमें उस दुष्ट अपराधी को मारने का आदेश दिया गया था जिसने नौसिखिए के शिकारगाह पर कब्जा कर लिया था। जेह्युंग ने चमकती स्क्रीन को देखा और सोचा, यह एक हेन क्या है? उसने भौहें चढ़ाईं और महसूस किया कि यह उसके बारे में बात कर रही थी। पोस्ट पर 2637 कमेंट्स थे। जेह्युंग की आंखों में नाराजगी साफ झलक रही थी और उसने कहा, इसमें बहुत परेशानी होगी और वह बिल्कुल भी कोई परेशानी नहीं चाहता। लेकिन क्या उसे रुकना चाहिए? अपने कमरे में रखे कैप्सूल को देखते हुए जेह्युन ने कहा, उसे बहुत सारी फीस देनी है। इंस्टॉलेशन की तरफ बढ़ते हुए वह सोच रहा था कि उसे क्या करना चाहिए। अगले ही पल वह मैदान पर नजर गड़ाए हुए था जहां स्लाइम उछल रहे थे। आश्चर्य से अपनी भौहें उठाते हुए जेह्युंग ने कहा, उसे नहीं लगता था कि वे उसे पकड़ने के लिए कोई क्वेस्ट शुरू करेंगे। अलग अलग भावनाओं वाले स्लाइम मैदान में इधर उधर उछल रहे थे। जेह्युंग ने सिर झुकाकर कहा, नए शिकारियों की तलाश के लिए यह एकदम सही जगह है, लेकिन अब उसे कोई और जगह ढूंढनी पड़ेगी। अचानक एक जानी पहचानी आवाज सुनकर उसने हैरानी से नजरें फेर लीं। एक स्लाइम अपने चेहरे पर बहुत उदास भाव लिए उछलकर उसकी ओर आया। उसी क्षण
जेह्यून ने आश्चर्य से अपनी भौहें ऊपर उठाईं, क्योंकि उसने एक भयंकर चीख सुनी थी कि उनका शिकार करना बहुत मुश्किल है। दो खिलाड़ी जंगल से गुजर रहे थे, जिनमें से एक अपने साथी पर हंस रहा था और कह रहा था उसे जादूगर के अलावा कुछ और चुनना चाहिए था। इस पर उसने जवाब दिया, उसे नहीं पता था कि एक स्लाइम को मारना इतना मुश्किल होगा। अचानक अकैप्स उपनाम वाले एक खिलाड़ी ने मुस्कुराते हुए कहा, उसे वह स्लाइम मिल गया है जिसका वे शिकार कर रहे थे। स्लाइम ने जेह्योंग के पीछे छिपने की कोशिश की। खिलाड़ी तुरंत जंगल से बाहर भागे और चिल्लाकर कहा, उन्होंने उसे सबसे पहले पाया था, इसीलिए उन्होंने उससे एक दूसरे का सम्मान करने और किसी और की लूट न चुराने की विनती की। उन्होंने यह भी कहा कि स्लाइम को छूना भी बेहतर नहीं है, क्योंकि उसकी हेल्थ बहुत कम है और वह मर सकता है। यह सुनकर जेह्युंग ने नीचे देखा। स्लाइम ने बहुत उदास भाव से उसकी ओर देखा। जेह्युंग ने कुछ सेकंड तक अपना सिर नहीं उठाया। इस दौरान उसकी आंखों में असंतोष झलक रहा था। वह खिलाड़ियों की ओर कुछ कदम बढ़ा। एक लड़के ने दांत पीसते हुए पूछा, इस कमीने को क्या हो गया है? जिस पर उसके साथी ने अचानक कहा, लगता है उसने इसे कहीं देखा है। जेह्युंग ने नाराजगी से भौहें सिकोड़ ली। इस समय अकैप्स उपनाम वाला खिलाड़ी बहुत क्रोधित हो गया। उसने कई तेज और दृढ़ कदम आगे बढ़ाए। जेह्युंग को धक्का देते हुए उसने पूछा, क्या वह सचमुच बहरा हो गया है? जेह्युंग के चेहरे पर ठंडक और उदासीनता झलक रही थी। अचानक वह जोर से मुस्कुराया और जोर से चिल्लाया, इट्स द पी की। जैसे ही खिलाड़ी ने यह सुना, उसकी आंखों में सदमा छा गया। जेयुंग जमीन पर गिर पड़ा और जोर जोर से चिल्लाता रहा, वह मरने वाला है और यह भी कि अपराधी यही है। उसकी चीखें सुनकर उसे ढूंढ रहे खिलाड़ी जलती आंखों से मुड़े। वे तुरंत अकैप्स की ओर बढ़े, जिसने कहा, सब कुछ गड़बड़ है, वह बस रास्ते में था, इसलिए उसने उसे धक्का दे दिया। तेजी से मुड़कर उसने कहा, यह सच है, इसलिए उन्हें इस अजनबी को अच्छी तरह से देखना चाहिए, क्योंकि यही संदिग्ध लग रहा है। लेकिन उसकी बात पूरी होने से पहले ही उसने जेह्युंग को तेजी से विपरीत दिशा में भागते देखा। उसी क्षण खिलाड़ी उन पर हमला करने के लिए दौड़ पड़े और जोर जोर से चिल्लाने लगे, बस उन्हें इस आयोजन का इनाम दे दे। उन दोनों न्यू प्लेयर को चट्टान की ओर धकेला गया। अचानक जादूगर ने चौंक कर अपना मुंह खोला, क्योंकि उसे याद आया कि उसने ये भयावह आंखें कहाँ देखी थीं। वीडियो के जेह्युंग की छवि मन में बनाते हुए उसने मन ही मन कहा, ये कमीना वही हत्यारा है जिसकी अफवाहें उड़ी थीं। और फिर जोर से चिल्लाया, उन्हें बस फंसाया गया है। उसी क्षण एक अत्यंत शक्तिशाली विस्फोट सुनाई दिया। जंगल के ऊपर नीले आकाश में बादल छा गए। जेह्युंग एक स्टब यानी काटे हुए पेड़ का बचा हुआ तन पर बैठ गया और स्लिम को देखते हुए बोला, वह बड़ी मुश्किल से बच पाया है। स्लाइम को अपने हाथों में लेकर उसने खुशी से पूछा, क्या वह सचमुच इतने समय से उसका पीछा कर रहा था? स्लाइम खुशी से उसके चेहरे को सहलाने लगा, जो हंसते हुए पूछने लगा, क्या उसके घाव पहले से ठीक है? इसके बाद उसके सामने कई सिस्टम स्क्रीन दिखाई दी, जिनमें बताया गया था कि उसने स्लाइम को खतरे से बचाया है और अब स्लाइम प्रजाति का उस पर एहसान चरम सीमा पर पहुंच गया है और उसने स्लाइम के दोस्त की उपाधि अर्जित कर ली है। जेह्युंग ने आश्चर्य से लिखी हुई सारी बातें पढ़ लीं। अपनी भौहें ऊपर उठाते हुए उसने कहा, अगर वह नए खिलाड़ियों को मारकर हर बार स्लाइम्स बचाता है तो ये खिताब पाना स्वाभाविक ही है। ठुड्डी पर हाथ रखते हुए उसने आगे कहा, सिर्फ पहले स्तर के स्लाइम्स का समर्थन पाने से कुछ नहीं बदलेगा, क्योंकि उसे खेल जारी रखने के लिए एक महत्वपूर्ण मोड़ की जरूरत थी। अचानक आसमान में कुछ चमका और जेहियोंग को बताया गया कि उसने प्लॉजिबिलिटी स्टेट की न्यूनतम आवश्यकता पूरी कर ली है, क्योंकि उसने स्लाइम प्रजाति के साथ एक दोस्ताना रिश्ता बना लिया है और अब वह प्लॉजिबिलिटी स्टेट का इस्तेमाल करके उनकी मदद कर सकता है। अंत तक सब कुछ पढ़ने के बाद जेहियोंग ने आश्चर्य से पूछा, मदद करने का क्या मतलब है? थोड़ी देर रुकने के बाद उसने स्लाइम का स्टेट बार खोला। जीवन शक्ति, माना और अन्य चीजों के अलावा उसमें बताया गया था कि राक्षस का प्लॉजिबिलिटी 1025 यूनिट था। जेह्युंग ने जैसे ही यह देखा, उसकी आंखों में आश्चर्य झलक आया। अचानक वह खिलखिलाकर मुस्कुराया। सूरज की किरणें पेड़ों की चोटियों पर पड़ीं और जेह्युंग जोर से चिल्लाया, यह खेल तो पागलपन से भरा है और बहुत मजेदार है, क्योंकि अब उसे समझ आ गया है कि प्लॉजिबिलिटी का इस्तेमाल कहाँ करना है। थोड़ी देर बाद उसने स्लाइम पर जादू का प्रयोग किया और उससे पूछा गया कि क्या वे अपने चुनाव पर निश्चित है,
क्योंकि उसका प्लॉजिबिलिटी हमेशा के लिए गायब हो जाएगा। जेह्यूंग ने जोर से मुस्कुराते हुए दृढ़ता से हाँ में उत्तर दिया। इसके तुरंत बाद उसके सामने एक तेज रोशनी चमक उठी। जादुई ऊर्जा का एक स्तंभ आकाश में उठा, जिसके बाद उसे बताया गया कि स्लाइम के बेसिक स्टैट्स बदल दिए गए हैं। स्लाइम की आंखें चमकीली लाल हो गईं और उनका लेवल 15 हो गया। मॉन्स्टर्स ऐसे जीव होते हैं जिन्हें यूजर्स को हराना होता है। आरपीजी गेम्स के लिए इनका अस्तित्व जरूरी है। बुलमैन के रूप में एक विशाल राक्षस खिलाड़ी के सामने खड़ा था। इन राक्षसों में शुरुआती राक्षस होते हैं जिनका शिकार नए यूजर्स करते हैं, जिन्हें शुरुआती राक्षस कहते हैं, और कुछ राक्षस जो बुनियादी अभ्यास में भूमिका निभाते हैं, जिन्हें ट्यूटोरियल मॉन्स्टर्स कहते हैं। आर्केडिया ऑनलाइन में ये भूमिका निभाने वाला राक्षस स्लाइम है। लेकिन क्या होगा अगर ये शुरुआती राक्षस इतने शक्तिशाली हो जाएं कि नए लोग उनका शिकार न कर पाएं? फिलहाल स्लाइम की आंखें एक चमकदार लाल लौ से चमकने लगी हैं। इसका परिणाम आर्केडियम यूट्यूब के आधिकारिक चैनल पर देखा जा सकता है। वहां हर दिन नए वीडियो रिलीज होते थे, जिन्हें लाखों व्यूज मिलते थे। आम लोग खिलाड़ियों को एक अजीब और गरीब टावर पर चढ़ते हुए देखते थे। कुछ लोग मनोरंजक वीडियो देखते थे और अंदाजा लगाते थे कि वीडियो में दिख रहा व्यक्ति कोई नया खिलाड़ी तो नहीं है। लेकिन अचानक टू स्ट्रॉन्ग स्लाइम नाम का एक वीडियो रिलीज हुआ। इस वीडियो को रिकॉर्ड 1.5 लाख व्यूज मिले। फ्रेम में सबसे पहले एक जंगल दिखाई दिया। फिर खिलाड़ी ने अपने हाथों की तरफ देखा और पाया कि उसे उन पर रेखाएं भी दिखाई दे रही हैं, और उसने आगे कहा कि यहाँ के ग्राफिक्स तो कमाल के हैं। फिर उसने एक तरफ देखा। थोड़ी देर रुकने के बाद उसने दूसरी तरफ देखा। अचानक खिलाड़ी ने पास में एक मुस्कुराता हुआ स्लाइम देखा और हंसते हुए कहा कि ये कैसे फैल रहा है, ये बहुत मज़ेदार है। थोड़ी देर रुकने के बाद उसने अपनी तलवार निकाली और कहा कि वह इसे मारने की कोशिश करेगा। अचानक स्लाइम ने उसकी ओर देखा। उसी क्षण स्लाइम ने हमला बोल दिया। वह खिलाड़ी पर कूद पड़ा और वह चीख चीख कर मदद की भीख मांग रहा था। कुछ सेकंड बाद वीडियो खत्म हो गया। खिलाड़ी की मौत हो गई और उसे मौत की सजा मिली, जिससे वह 24 घंटे तक लॉग इन नहीं कर सका। इस वीडियो पर 3687 कमेंट्स थे। किसी ने हंसते हुए पूछा कि क्या वीडियो के लेखक ने सचमुच ऐसे 15वें स्तर के स्लाइम के 1025 प्लॉजिबिलिटी का अंतिम परिणाम, जिसकी आंखें लाल हो गईं, और इसका मतलब था एक भयानक अंत जो स्लाइम्स के प्रकट होने के कारण हुआ था। आर्केडिया में औसतन हर दिन 10,000 नए यूजर्स आते थे, लेकिन स्लाइम के बढ़ने के साथ पूरी तरह से विनाश हो गया और खिलाड़ियों ने भागने की कोशिश की। एक दिन एक स्लाइम धूप सेंक रहा था। अचानक उसे एक झटका लगा। खिलाड़ी भौहें सिकोड़कर जोर से चिल्लाया, पूछा कि आखिर इस स्लाइम को क्या हो गया है, क्योंकि उसने उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचाया था। उसका दोस्त जल्दी से भाग गया और पूछने लगा कि 2 बार मारने के बाद उसकी एचपी लगभग खत्म क्यों हो गई है, और फिर मदद की भीख मांगने लगा। जेह्यूंग ऊपर से उन्हें देख रहा था और मन ही मन सोच रहा था कि अब तो पूरी तरह से अफरा तफरी मच गई है। खिलाड़ियों से नजरें हटाए बिना उसने आगे कहा कि अगर आप गौर करें तो स्लाइम एक निष्क्रिय प्रकार के होते हैं जो हमला होने के बाद हमला करते हैं, और फिर उसे आश्चर्य हुआ कि वे आक्रामक प्रकार के क्यों बन गए जो पहले हमला करते हैं। खुद से इस बारे में पूछने पर उसने देखा कि कैसे चेहरे पर मुस्कान लिए स्लाइम डरे हुए खिलाड़ी की ओर कूद पड़ा। अपना हाथ ठुड्डी पर रखते हुए जेह्यूंग ने सोचा कि क्या लेवल बढ़ने के बाद उनके स्टेट बदल गए हैं। अगर हाँ, तो यह सब प्लॉजिबिलिटी की वजह से था। यह कहते हुए उसे याद आया कि उसके सामने एक तेज रोशनी कौन थी। अपनी यादें छोड़ते हुए उसने आगे कहा, प्लॉजिबिलिटी खेल को इतना बदल सकता है, जिसका मतलब है कि यह उसकी सोच से कहीं ज्यादा हार्डकोर क्षमता हो सकती है। अचानक उसकी आंखों में आश्चर्य झलक आया। जो खिलाड़ी अभी उसका पीछा कर रहे थे, वे अब स्लाइम से घिरे हुए थे। आंखें बंद करके उनका नेतृत्व कर रहा खिलाड़ी डर के मारे चिल्लाया कि राक्षस उन्हें छोड़ दें। ये मामूली स्लाइम्स उन पर हमला करने की हिम्मत कैसे कर सकते हैं? यह कहते ही एक स्लाइम उस पर झपटा। उसने डरी हुई आंखों से अपना सिर उठाया। उसी क्षण टक्कर से धूल के गुबार हवा में उड़ गए। स्लाइम खिलखिलाकर मुस्कुरा रहा था। नए खिलाड़ी को मारने के बाद वह दूसरी दिशा में कूद गया। यह देखकर खिलाड़ी डर गए क्योंकि उनका साथी एक ही बार में मर गया था। अचानक बचे हुए स्लाइम उन पर टूट पड़े
और जेह्यूंग का प्लॉजिबिलिटी बढ़ने लगा क्योंकि उन्नत स्लाइम ने उन नए खिलाड़ी को मार डाला। यह देखकर जेह्यूंग खिलखिलाकर मुस्कुराया। संतुष्ट होकर अपने होंठ चाटते हुए उसने कहा कि यह उसके विचार से कहीं बेहतर था। 2 घंटे बाद घने बादल नीले आकाश में तैरते रहे। इस समय जेह्यूंग का प्लॉजिबिलिटी पॉइंट 3924 के बराबर थे। यह देखकर उसने अपने हाथ कमर पर रखे और खुशी से कहा कि उसे केवल 2 घंटों में इतना प्लॉजिबिलिटी प्राप्त हुई है, जो उसके द्वारा पहले प्राप्त किए गए प्लॉजिबिलिटी से 4 गुना अधिक है, और इससे अन्य 2 दिनों के खेल का परिणाम बुरा लगने लगा। थोड़ी देर रुकने के बाद उसने बिगिनर्स को मारने वाला क्वेस्ट खोला, जिसके लिए उसके लगभग 4 दिन और बचे हुए थे, और खुद से कहा कि उसे क्वेस्ट पूरा करने में जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। और फिर सोचने लगा कि क्या उसे ज़्यादा से ज़्यादा स्लाइम पाने के लिए उसे ज़्यादा से ज़्यादा स्लाइम का लेवल बढ़ाना चाहिए। अचानक उसने देखा कि स्लाइम का लेवल और नहीं बढ़ाया जा सकता। यह पढ़कर जेह्यूंग ने मुंह फेर लिया और कहा कि उसे पता है कि यह इतना आसान नहीं होगा। कुछ सेकंड बाद उसने पीछे मुड़कर देखा और कहा, बस इतना ही काफी है, अब कोई बात नहीं। स्लग उसके सामने खुशी से उछल कूद कर रहे थे। उसने उनकी तरफ हाथ हिलाया और चिल्लाकर कहा कि वह उन पर भरोसा करेगा। इस समय आर्केडिया ऑनलाइन की कोरियाई शाखा सूर्य की किरणों से जगमगा रही थी। अंदर निदेशक ने गुस्से से मेज पर हाथ पटक दिए और दांत पीसते हुए आदेश दिया कि रिपोर्ट उसके पास लाई जाए। तेह्युन, जिसकी भौहें डर से सिकुड़ी हुई थीं, आगे बढ़ा और बताया कि आज दोपहर 1:20 पर उन्होंने पुष्टि की कि स्लाइम का स्टैट्स असामान्य रूप से बढ़ गए हैं और इस वजह से नए यूजर्स की मौतों की संख्या में अचानक वृद्धि हुई है। लेकिन यह स्थिति अभी भी जारी है। बड़ी खिड़कियों से कार्यालय में कुछ रोशनी आई और निदेशक ने पूछा कि क्या मुख्यालय से कोई खबर आई है, जिस पर उनके अधीनस्थ ने उत्तर दिया कि उन्होंने इस मामले में कई अनुरोध किए हैं, लेकिन अभी तक कोई जवाब नहीं मिला है। थोड़ा शांत होने के बाद उसने अचानक पूछा कि स्लिम कितने स्ट्रांग हो गए हैं, क्योंकि अगर वे दोगुने से ज्यादा मजबूत नहीं हुए होते तो वे खुद को ऐसी स्थिति में नहीं पाते। तब तेह्युन ने अपना सिर नीचे किया और कहा कि वे 10 गुना ज्यादा ताकतवर हो गए हैं। निर्देशक की आंखें आश्चर्य से चौड़ी हो गईं यह सुनकर, और उसने उससे पूछा कि उसने अभी क्या कहा। उससे नजरें हटाए बिना उसने उससे पूछा कि क्या यह सचमुच 10 गुना ज्यादा ताकतवर है, 2 या 3 नहीं, बल्कि 10 गुना ज्यादा ताकतवर। उसके किसी भी सबॉर्डिनेट ने सिर उठाने की हिम्मत नहीं की। अचानक उसको कुछ एहसास हुआ और उसने दांत पीस लिए। वह उछलकर खड़ा हो गया और चिल्लाकर पूछा कि नए यूजर्स का एचपी कितना है। डर के मारे तेह्युन के चेहरे पर ठंडा पसीना आ गया, लेकिन उसने जवाब दिया कि नए यूजर्स के पास ठीक 100 एचपी होता है। यह सुनकर निर्देशक ने आश्चर्य से भौहें चढ़ाईं और पूछा कि क्या इसका मतलब स्लाइम के मौजूदा हमले से है। उसके बोलने से पहले ही उसके अधीनस्थ ने हाथ जोड़कर जवाब दिया कि सब कुछ ठीक है। पहले स्तर के बिगिनर्स के लिए एक वॉर ही मरने के लिए काफी होगा। यह सुनकर निदेशक ने अपनी बाहें फैलाकर चमकती आंखों वाले स्लाइम की कल्पना की। थोड़ी देर बाद वह तेज और दृढ़ कदमों से कहीं चला गया। उसने गुस्से से भौहें चढ़ाईं और खुद से कहा कि आर्केडिया में जो कुछ भी हो रहा है वह किसी छोटी सी गलती से नहीं हो सकता, क्योंकि इस दुनिया की बारीक से बारीक गणना बेहतरीन तकनीक से की गई है। लेकिन वे इस घटना को नजरअंदाज नहीं कर सकते थे। 1 मिनट से भी कम समय बाद निर्देशक वर्चुअल रियलिटी कैप्सूल के पास पहुंचा। उसे खोलते हुए उसने मन ही मन कहा कि अगर उसे समझ नहीं आ रहा कि क्या हो रहा है, तो वह खुद ही इसका पता लगा सकता है। इन विचारों के बाद वह कैप्सूल में बैठ गया। उसकी चेतना तेजी से खेल में डूब गई और उसे लेवल 3 एडमिनिस्ट्रेटर होने के नाते अंदर जाने की अनुमति मिल गई। निदेशक सावधानी से जमीन पर उतरा। उसने गुस्से से दांत पीसते हुए कहा कि वह यहाँ सच्चाई जानने आया है, और फिर एलिस की ओर मुड़ा। एलिस उसके सामने हवा में तैर रही थी। चेहरे पर कोई भाव न दिखाते हुए उसने निदेशक को देखा। जेह्यूंग बिगिनर हंटिंग ग्राउंड में पहुंच गया था, जहां स्लाइम्स रहने चाहिए। ठुड्डी पर हाथ रखते हुए उसने आश्चर्य से कहा, यहाँ तो कोई नहीं है। फिर मन में सोचा, ये एक समस्या हो सकती है, क्योंकि मिशन पूरा होने में बस 2 दिन बाकी रह गए हैं। आश्चर्य से अपनी भौहें उठाते हुए उसने मन ही मन कहा, अब खिलाड़ी बहुत धीरे धीरे मरने लगे हैं, शायद इसलिए क्योंकि वे यहाँ कम दिखाई देने लगे हैं। इस जगह के खतरे की खबर हर जगह फैल गई है। फिर सोचा, इसके अलावा
15वें स्तर से ऊपर के खिलाड़ी यहाँ शिकार करने लगे हैं और मेरे और स्लाइम्स के लिए उनसे मुकाबला करना मुश्किल हो गया है। दूसरे शब्दों में, अब आगे कोई आसान रास्ता नहीं बचेगा। यह सोचते हुए उसने अपनी नजरें नीची कर लीं। मारे गए खिलाड़ियों की संख्या जो 9,987 थी, देखकर उसने मन ही मन सोचा, वैसे भी मेरी हालत इतनी बुरी नहीं है क्योंकि मेरा किल काउंटर पूरी तरह से बंद नहीं हुआ है। और जैसे ही उसने यह सोचा, वह संख्या 10,000 हो गई। तुरंत बाद उसके सामने एक सूचना आई। जेह्यूंग ने 10,000 बिगिनर लोगों को मार डाला है। ये एक ऐसा कारनामा है जो पहले किसी ने नहीं किया। वह एक निर्दयी हत्यारा है जिसे सभी जानते हैं। इसीलिए उसे बिगिनर किलर की उपाधि मिली। और क्योंकि उसने यह मिशन पूरा कर लिया था, उसे बदले में एक इंटरमीडिएट रिवॉर्ड दिया जाएगा। जेह्यूंग के सामने एक संदूक और एक एक्सेप्ट बटन की छवि प्रकट हुई। यह देखकर वह खिलखिलाकर मुस्कुराया और बोला, मैं तो बहुत भाग्यशाली हूं। अब देखते हैं अंदर क्या है। इसमें बहुत दिलचस्पी है। यह कहकर उसने एक्सेप्ट बटन दबा दिया। उसी क्षण अंतरिक्ष में बैंगनी बिजली चमक उठी। अचानक बुम! एक शक्तिशाली ऊर्जा विस्फोट हुआ। दांत पीसते हुए वह चीखा, यह क्या है? क्या यह सचमुच इनाम के रूप में एक जाल था? इतने सारे स्पेशल इफेक्ट क्यों? कुछ सेकंड बाद शॉक वेव का दबाव खत्म हुआ और उसके सामने एक काला गोला दिखाई दिया। आश्चर्यचकित होकर उसने भौहें उठाईं। यह काली चीज क्या है? क्या यही इनाम है? अचानक गोला दरारों से भर गया। चारों दिशाओं में अत्यंत शक्तिशाली जादुई ऊर्जा प्रवाहित हुई। सूचना आई, इनाम की गणना पूरी हो गई है। अब आपको एक परिचित फेमिलियर मिलेगा। चमकती आंखों वाला एक विशाल राक्षस शस उसके सामने प्रकट हुआ। पागलों की तरह मुस्कुराते हुए उसने गरज कर कहा, मुझे बुलाने की हिम्मत किसने की? जेह्यूंग की आंखों में भय छा गया। वह सोचने लगा, मैंने किसे बुलाया है ये कि जिसका प्रेशर इतना भयानक है। लेकिन अचानक भय की जगह आश्चर्य ने ले ली। एक शक्तिशाली आभा ने राक्षस को घेर लिया और उसके सिर के ऊपर सिस्टम स्क्रीन प्रकट हुई। मोनार्क ऑफ चड्स, डेमन किंग, सैटन। कुछ सेकंड बाद दानव राजा जोर से हंसते हुए बोला, पूरी तरह से समन करना बहुत मुश्किल रहा होगा। ऐसा लगता है मुझे किसी यंग बॉडी में बुलाया गया है। फिर आगे कहा, कोई बात नहीं, यह शक्ति भी उन फरिश्ते जैसे कमीनों को धूल में मिलाने के लिए काफी होगी। लेकिन अपनी बात पूरी करने से पहले ही उसे एहसास हुआ। उसने भौहें सिकोड़ लीं और गुस्से से चिल्लाया, यह कैसी जगह है? मेरे शरीर में क्या खराबी है? मैं मैं इतना छोटा क्यों हूं? जेह्यूंग की ओर सिर उठाकर गर्जा, क्या तूने सचमुच ये हिम्मत की है? जेह्यूंग ने हाथ सिर के पीछे रखकर घबराते हुए जवाब दिया, मुझे अभी तक ये करना नहीं आता। इंटरमीडिएट रिवॉर्ड लेते ही आप यहाँ प्रकट हो गए। मुझे बताया गया कि अब आप मेरा फेमिलियर हैं। जैसे ही शैतान ने यह सुना, उसकी आंखों में क्रोध और सदमा मिला जुला भाव आ गया। उसने अचानक सिर नीचे किया और जोर से चिल्लाया, मैं एक फेमिलियर? मुझे सचमुच किसी की बात माननी पड़ेगी। ये निम्न स्तरीय राक्षसों के सामने मैं कुछ भी नहीं हूं। ये कोई म्यूचुअल कॉन्ट्रैक्ट भी नहीं, बल्कि एक असली फोर्स कॉन्ट्रैक्ट है। अब मैं क्या करूं? मैंने दानव दुनिया में कितना कुछ किया था। जेह्यूंग ने राक्षस राजा को बगल से देखा और मन में सोचा, ये ऐसा व्यवहार क्यों कर रहा है? उसने मोनार्क ऑफ चैड्स, डीमन किंग सेटन को उसके असली रूप में कल्पना किया था। लेकिन अब उसके सामने एक छोटा सा डेमन था जो जोर जोर से कोस रहा था। मेरा राक्षसी जीवन इस तरह बर्बाद नहीं होना चाहिए था। अचानक शैतान जमीन से ऊपर उठा, जेह्यूंग की ओर देखा और बोला, जो भी हो, चूंकि मुझे जबरदस्ती तेरे फेमिलियर के रूप में अनुबंधित कर दिया गया है, ऐसा लगता है हमें कुछ समय तक साथ रहना पड़ेगा। यह कहकर वह जेह्यूंग के सिर पर बैठ गया। हाथ जोड़कर बोला, चूंकि यह पहले ही हो चुका है, मैं तुझ पर भरोसा कर रहा हूं। जेह्यूंग ने तनाव से भौहें सिकोड़ी और मन में कहा, शैतान मेरे सिर पर बैठा है, क्या मुझे इससे खुश होना चाहिए? जब शैतान ने अचानक सिर नीचे किया तो वह ऊपर उड़ गया। उसने ठुड्डी पर हाथ रखा और खुशी से चिल्लाया, ओहो! मेरे पास जितना सोचा था उससे कहीं अधिक शक्ति है। उसी क्षण उसके सामने स्टैट्स विंडो प्रकट हुई। प्राप्त प्लॉसिबिलिटी का उपयोग फेमिलियर की शक्तियों के लिए किया जा सकता है, लेकिन आपका फेमिलियर एक राक्षस है, इसीलिए धोखे और टेम्पटेशन से सावधान रहें। शैतान पागलों की तरह मुस्कुराया और बोला,
अब मुझे समझ आ गया कि मुझे इस फोर्स कॉन्ट्रैक्ट में क्यों घसीटा गया था। अगर सही तरीके से इस्तेमाल किया जाए तो मेरा मास्टर उन प्रभामंडल वाले मुर्गियों को भी नष्ट कर सकता है। जेह्युंग ने पूछा, आप किस बारे में बात कर रहे हैं? जेबों में हाथ डालते हुए दानव राजा बोला, क्या तू अपनी शक्ति मुझे दे सकता है? जेह्युंग, आप किस शक्ति की बात कर रहे हैं? शैतान ने उसकी ओर उंगली दिखाते हुए कहा, क्या तू मुझसे सचमुच यह पूछ रहा है? यह शक्ति इस दुनिया के नियमों को उलट पुलट कर सकती है। यही वह चीज है जो तेरे पास है। यह सुनकर जेह्युंग की आंखें चौड़ी हो गईं। उसे उस तेज रोशनी की याद आई जब स्लाइम को स्ट्रॉन किया गया था। शैतान ने अपनी ओर इशारा करते हुए कहा, बिल्कुल सच, खासकर जब इंसानों की हो। इसके इस्तेमाल की सीमाएं स्पष्ट हैं। इसीलिए यह शक्ति मुझे दे दे। अगर तू मान जाए तो मैं तुझे उसी के अनुसार इनाम दूंगा। जेह्युंग के मन में सोने के पहाड़ उभर आए। स्टैट्स विंडो में उसने देखा, प्लॉसिबिलिटी 8975। वह मन में सोचा, यह वह शक्ति है जिसकी जरूरत दानव राजा को भी है। यानी प्लॉसिबिलिटी इस खेल में बेहद महत्वपूर्ण है। उसने भौहें चढ़ाईं और पूछा, आप मुझे प्लॉसिबिलिटी के बदले क्या दे सकते हैं? शैतान खिलखिलाकर मुस्कुराया। उसने हाथ बढ़ाया, एक मैजिकल सर्कल बनाया और बोला, अभी अपनी सारी शक्ति इसके बदले देने के बारे में क्या ख्याल है? कुछ सेकंड बाद मैजिकल सर्कल की रोशनी और तेज हो गई। शैतान ने एक आइटम दिखाया, नेरगल की आंख, पाताल लोक की दूसरी सेना के स्वामी का लबादा। आवश्यक लेवल 150। जेह्युंग की आंखें आश्चर्य से फैल गईं। मन में बोला, यह तो पागलपन है। बोला, मैंने सुना है पहले खुले अमेरिकी सर्वर पर अधिकतम लेवल 50 था। मेरे लिए यह बहुत हाई लेवल है। उसने भौहें उठाईं और कहा, मुझे इसकी जरूरत नहीं। इनकार सुनकर सेटन ने उंगलियां चटकाईं। क्या ये काफी नहीं? ठीक है, जाहिर है तू इससे संतुष्ट नहीं होगा। बोल, तुझे क्या चाहिए? जेयुंग की नजर उस परिचित चीज से हटी नहीं। अचानक उसके दिमाग में एक विचार कौन था। बोला, एक चीज है, क्या आप राक्षसों को स्ट्रॉन कर सकते हैं? दानव राजा ने जेबों में हाथ डाला। खास तौर पर कौन सी चीजें? जेयुंग ने दृढ़ता से कहा, स्लाइम। यह सुनकर सेटन की आंखों में उलझन उभर आई। अचानक उसने पेट पकड़कर जोर जोर से हंसते हुए चिल्लाया, मेरा मालिक पागल है। हा 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 हा। मुझे नहीं पता क्या हो रहा है, लेकिन इससे पहले किसी ने ऐसा कुछ नहीं मांगा था। जेह्युंग ने पूछा, क्या यह संभव है? सेटन ने अपनी ओर इशारा करते हुए दृढ़ता से कहा, मेरे लिए सब कुछ संभव है। बोल, तू कितना देने को तैयार है? जेह्युंग के खाते में 8975 प्लॉसिबिलिटी थी। उसने मुस्कुराते हुए कहा, मैं अपना सब कुछ देने को तैयार हूं। जैसे ही सेटन ने यह सुना, उसके चेहरे पर संतुष्टि भरी मुस्कान फैल गई। सौदा पक्का। उनके नीचे एक विशाल मैजिकल सर्कल बन गया। आसमान से जमीन पर बैंगनी बिजली गिरी। सेटन ने लेवल 100 की एक स्लाइम क्वीन बना दी। इस बार प्लेयर्स ने स्लाइम को मारने के लिए फायर स्पीयर मैजिक स्पेल का इस्तेमाल किया। हथियार हाथ में लिए वह हंसी और बोली कि यह बहुत आसान है। तलवार कंधे पर फेंकते हुए दूसरे प्लेयर ने कहा कि उसे नहीं पता कि यह किस तरह का कीड़ा है, लेकिन इसका फायदा न उठाना पाप होगा, क्योंकि कोई सोच भी नहीं सकता था कि स्लाइम इतना एक्सपीरियंस पॉइंट देगा। और उसके साथी ने आगे कहा कि स्लाइम तो बस स्लाइम है, और अगर ये 20वें लेवल का भी हो तो भी इनका व्यवहार प्रिमिटिव है, इसलिए ये अभी भी साधारण दुश्मन है। ब्राउज करते हुए उसने अचानक कहा कि यह अच्छा है, और हालांकि वह शुरुआती लोगों के बारे में नहीं जानता, लेकिन उनके लिए स्लाइम हैबिटेट अब शिकार के लिए बहुत अच्छे हैं और तेजी से लेवलिंग का फल मिल रहा है। और अगर सब कुछ इसी गति से चलता रहा तो वह रैंकिंग में जगह बनाने का लक्ष्य रखने का सुझाव देता है। वे प्लेयर्स धीरे धीरे आगे बढ़े, यह कहते हुए कि रैंकिंग में जगह बनाना उनके लिए मुश्किल है, लेकिन अगर सब कुछ इसी तरह चलता रहा तो वे कोशिश कर सकते हैं। लेकिन अनएक्सपेक्टेड उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। दरारों के नीचे से काली जादुई ऊर्जा रिसने लगी, और एक अनजान आवाज ने उन कमजोर जीवों को, जिन्हें बेवजह मारा जाता है, अपना क्रोध निकालने का आदेश दिया। खिलाड़ियों ने उस बेहद तेज जादुई ऊर्जा के प्रवाह को देखा, और कहीं से आती आवाज लगातार कह रही थी कि उनकी जाति यहाँ शांति से रहती है, लेकिन अब उन्हें उन खलनायकों को याद रखना होगा जिन्होंने उन्हें मारा था, क्योंकि उनका बदला जल्द ही पूरा होगा। क्षितिज पर स्लाइम की एक छोटी सेना दिखाई दी। उन्होंने अपना रंग बदलकर बैंगनी कर लिया। जिन खिलाड़ियों ने उन्हें अभी अभी मारा था वे स्तब्ध रह गए। जमीन अचानक फिर हिली
और खिलाड़ी चीखकर पूछने लगा कि ये क्या हो रहा है, क्या सचमुच भूकंप आया है। लेकिन अचानक जो उसने देखा, उससे उसका मुंह डर से खुला का खुला रह गया। वह खिरा आसमान से स्लाइम गिरने लगे। उन्हें देखकर खिलाड़ी ने अपना चेहरा हाथों से ढक लिया और जोर से मदद के लिए चिल्लाया। डर के मारे उसने अपनी आंखें बंद कर लीं, लेकिन कुछ सेकंड बाद उसे उन्हें खोलना पड़ा। बैंगनी रंग के स्लाइम उसके पास से उछलकर निकल गए, जिससे उसे आश्चर्य हुआ कि वे कहाँ जा रहे हैं। तभी उसके साथी ने दूर से देखते हुए पूछा कि क्या उसकी आंखें उसे धोखा दे रही हैं? क्या यह सचमुच सब स्लाइम है? सारे स्लाइम एक विशाल पिंड में एकत्रित होने लगे। उसी समय खिलाड़ियों के सामने सिस्टम स्क्रीन दिखाई दी। खिलाड़ियों ने इसे देखा और एक दूसरे से पूछा कि क्या हो रहा है। नोटिफिकेशन का रंग नीले से बैंगनी हो गया और बताया गया कि खेतों में उछल कूद करने वाली और शांतिप्रिय स्लाइम प्रजाति को कहीं से भी आए लोगों ने क्रूर और निर्दयी तरीके से मार डाला। उन्होंने कुछ समय तक यह सब सहा, जब तक कि वे इस निष्कर्ष पर नहीं पहुंच गए कि अब और नहीं सहा जा सकता और शांति वापस लाने के लिए उन्हें युद्ध करना ही होगा। इसके लिए उन्होंने अपने प्राणों की आहुति उस देवता को दे दी जो उनकी जाति का नेतृत्व करेगा। सभी खिलाड़ियों के सामने लेवल 100 की स्लाइम क्वीन प्रकट हुई। स्लाइम क्वीन की आंखें तुरंत क्रोध और घृणा से भर गईं। उसने अपना सिर आसमान की ओर उठाकर जोर से चीख मारी। शॉकवेव की लहर ने अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को बहा ले गया। पेड़ जड़ से उखड़ गए। आंखों पर पट्टी बांधे। खिलाड़ी ने मदद के लिए चिल्ला रहे खिलाड़ियों की चीखें सुनकर जल्दी से लकड़ियों पर छलांग लगा दी, क्योंकि वे मरना नहीं चाहते थे। अचानक वह आदमी वहीं जम गया और खुद से पूछने लगा कि ये क्या है। एक विशाल स्लाइम क्वीन आसमान छू रही थी। जेह्यूंग बगल से यह सब देख रहा था। उसके चेहरे पर ठंडे पसीने की बूंदें बह रही थीं और उसने सेटन से पूछा कि उसने अभी क्या किया, जिस पर उसने जवाब दिया कि उसने तो बस स्लाइम को स्ट्रॉन्ग कर दिया था, जैसा उसने कहा था। यह सुनकर उसने चौंककर सेटन की तरफ देखा और कहा कि उसने यही मांगा था, लेकिन इस हद तक नहीं। उसी क्षण एक शॉक वेव की लहर उन पर टूट पड़ी। उन्होंने पूरी ताकत से विरोध किया और सेटन खुशी से चिल्लाया कि उसके पास अविश्वसनीय शक्ति है और थोड़ी और उसे राक्षसी सेना में शामिल करने में उसे कोई आपत्ति नहीं होगी। अपनी मुट्ठी भींचते हुए उसने आगे कहा कि हालांकि बदले की भावना से जागृत निम्न जीव जंतु थे, लेकिन उसने कभी नहीं सोचा था कि वह किसी देवता की रचना के लिए खुद को बलिदान कर देगा। और फिर जेह्यूंग ने उससे पूछा कि वह किस तरह के बदले की बात कर रहा है। तब सेटन ने एक आंख से पलक झपकाई और जवाब दिया कि मनुष्य स्लाइम के प्रकट होते ही उसे मार देते हैं। इसीलिए उसने बस इस पृष्ठभूमि में उनकी बदला लेने की इच्छा को भड़काया और यह सब उसके द्वारा दिए गए प्लॉजिबिलिटी के बिना संभव नहीं था। यह सुनकर जेह्यूंग ने आश्चर्य से अपनी भौहें उठाईं और पूछा कि वह क्या कह रहा है। तब सेटन ने क्रोधित स्लाइम क्वीन की ओर देखते हुए समझाया कि केवल इस शक्ति का थोड़ा सा इस्तेमाल ही लो लेवल की प्रजाति को इतना शक्तिशाली बना सकता है। उसने अपने सिर पर एक चमकती हुई लालटेन की कलाकृति बनाते हुए कहा कि ठीक यही शक्ति उसके पास है। अपने हाथ को मुट्ठी में कसकर बंद करते हुए, जिसमें आग दिखाई दे रही थी, सेटन ने कहा, यह प्लॉजिबिलिटी है। इस समय क्रोधित स्लाइम्स उन खिलाड़ियों के खिलाफ लड़ाई में उतर आए जिन्होंने डिफेंस लाइन बनाई थी। राक्षसों के साथ एक भयंकर लड़ाई शुरू हो गई, जिसके कारण कैच द रूकी किलर क्वेस्ट को मुख्य परिदृश्य से हटा दिया गया और स्लाइम क्वेस्ट का क्रोध जोड़ा गया। सभी खिलाड़ियों को, यहां तक कि सुरक्षित क्षेत्र में रहने वालों को भी, एक सूचना मिली। विशाल सिस्टम स्क्रीन पर लिखा था कि वह प्राचीन बुराई जो भूली जा चुकी थी, उसने स्लाइम को निगल लिया है और उनके क्रोध को जगा दिया है। इसीलिए स्लाइम लोगों को किसी भी कीमत पर नष्ट कर देंगे और अब खिलाड़ियों का काम उनके हमलों को पीछे हटाना और अपने बेस की रक्षा करना है। और अगर वे ऐसा नहीं कर पाए तो नए खिलाड़ियों का गांव हमेशा के लिए नष्ट हो जाएगा और उनके पास ये सब करने के लिए 7 दिन है। खिलाड़ियों में भय और सदमा छा गया। वे चीखने चिल्लाने लगे और पूछने लगे कि क्या हो रहा है, क्या सचमुच टाउन हमेशा के लिए नष्ट हो जाएगा? तब उनका क्या होगा? इस खेल में क्या खराबी है? धरती अचानक हिलने लगी। लड़की ने आश्चर्य से दूसरी तरफ देखा। उसी क्षण सभी खिलाड़ियों ने टाउन की दीवारों के बाहर आसमान को छूती हुई स्लाइम क्वीन को देखा और समझ गए कि अब उनका अंत आ गया है।
आसमान में काले बादल छा गए और सेटन ने जेह्यूंग से पूछा कि वह क्या करने वाला है। जेह्यूंग चट्टान के किनारे पर बैठ गया और उसने पूछा कि वह उसे क्या सुझाव दे रहा है। तो उसने जवाब दिया कि हर कोई स्लाइम को रोकने की कोशिश कर रहा है। थोड़ी देर रुकने के बाद उसने अपने हाथ रगड़े और पूछा कि वह वहां का राक्षस संरक्षक पत्थर क्यों नहीं तोड़ देता, जिससे तुम इन सबको मार सकते हो। जिस पर जेह्यूंग ने मन ही मन कहा कि यह कमीना मुझे वही करने के लिए उकसा रहा था जो वह चाहता था, और फिर जवाब दिया कि वह अभी देखना चाहता है। यह जवाब सुनकर सेटन पीछे हट गया और जोर से चीखा। पूछा कि वह सिर्फ देखते रहने का फैसला क्यों कर रहा है। वह अचानक मुस्कुराया और चीखा कि अब उसे एहसास हो गया है कि वह जीत की उम्मीद तोड़ने के लिए बस आखिरी पल का इंतजार कर रहा था। और यह अद्भुत था, बस कमाल था। वह सचमुच एक खलनायक है। सेटन अपनी चमकती आंखों से हंसा और आगे कहा कि आगे क्या होगा, वह इसका इंतजार कर रहा है। और जेह्यूंग ने मन ही मन कहा कि वह बस इसको नजरअंदाज कर देगा। थोड़ी देर बाद उसे चारों ओर से सूचनाएं मिलने लगीं कि उसकी सेना ने एक नए खिलाड़ी को मार डाला है। उसका चेहरा ठंडा पड़ गया था और उसने मन ही मन सोचा कि सब कुछ वैसा ही है जैसा उसे बताया गया था। उसे एक चुनाव करना होगा, खिलाड़ी या राक्षस। बैंगनी रंग के स्लाइम गुस्से में खिलाड़ियों पर कूद रहे थे। जेह्यूंग ने अचानक अपना हाथ बढ़ाया और सोचा कि किसकी तरफ होना ज्यादा बेहतर है। स्लाइम क्वीन से एक बेहद शक्तिशाली जादुई आभा निकली। तभी अचानक उसने अपना विशाल मुंह खोला और उसकी स्टैट्स विंडो दिखी, जिसने बताया एचपी 1200, माना 3000, फिजिकल डिफेंस 250, मैजिक डिफेंस 120, फिजिकल अटैक पावर 5500, और उसकी स्किल्स रोर ऑफ द रूलर ऑन लीप, और उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स शेयर्ड ट्राइब कॉन्शियसनेस, रैपिड रिजनरेशन, लोथ फॉर ह्यूमंस। यह सब एक विशाल स्क्रीन पर प्रसारित हो रहा था। निर्देशक और उनके अधीनस्थ ध्यान से प्रसारण देख रहे थे। निर्देशक ने हाथ जोड़कर तनाव से भौहें चढ़ाईं। अचानक तेह्यून उछलकर खड़ा हो गया और जोर से चिल्लाया, सर्वर को तुरंत फिर से चालू करना होगा। जरूर कोई ना कोई गलती हुई होगी। उसने मुट्ठी बांधी और कहा, और कोई वजह नहीं है, क्योंकि लेवल 100 का राक्षस ऐसी जगह नहीं आ सकता जहां नए लोग क्लास सीख रहे हों और उन्हें समझ रहे हों। डिजाइन विभाग की प्रमुख जी ही ने भौहें चढ़ाईं और कहा, वह सही कह रहा है। वैसे भी हमने ऐसे राक्षस का कॉन्सेप्ट कभी नहीं बनाया, कम से कम कोरियाई शाखा ने तो नहीं बनाया। और ऐसा लग रहा था कि यह प्रबंधन ने ही किया है, इसलिए हमें कुछ करना चाहिए। तेह्यून निर्देशक की ओर झुका और चिल्लाने लगा, हमें शिकायत दर्ज करानी चाहिए। हमें नहीं पता डेवलपर्स खुद को क्या समझते हैं, लेकिन वे इस तरह की घटनाओं को होने देकर अपने पद का दुरुपयोग कर रहे हैं। लेकिन निर्देशक चुपचाप सिर झुकाए रहा। उसे विशाल स्क्रीन पर मेन क्वेस्ट शुरू होने की सूचना याद आ गई। मन ही मन सोचा, मुख्य परिदृश्य का अचानक शुरू होना और हत्यारे के साथ यह संदिग्ध क्वेस्ट। उसे वह वीडियो याद आ गया जिसमें जेह्यूंग था। उस समय निर्देशक स्लाइम क्वीन को देख रहा था और कह रहा था, स्लाइम रेड आखिरकार शुरू हो गई है। उसने अपना हाथ अपनी ठुड्डी पर रखा और अचानक खुद से पूछा, क्या बस यही था? थोड़ी देर रुकने के बाद उसने हाथ नीचे किया और अपने अधीनस्थों से पूछा, क्या तुम सब अपनी कंपनी के लक्ष्य को लेकर चिंतित हो? जेह्यूंग ने पलटकर पूछा, आपने ऐसा क्यों कहा? उसने भौहें चढ़ाते हुए कहा, अनंत संभावनाएं और अनंत स्वतंत्रताएं हैं। क्या आपको सचमुच लगता है कि प्रबंधन ऐसे आयोजनों की योजना बना रहा है? क्या ये आलसी बेवकूफ जिन्होंने योजनाओं और आयोजनों का भार हम पर डाल दिया था, ऐसे काम करने में सक्षम थे? जीही ने निर्देशक की ओर मुड़कर पूछा, आपका क्या मतलब है? फिर निर्देशक ने एक उंगली उठाकर बताया, यह सब एक ही खिलाड़ी ने किया था। और आगे बताया, मुख्य परिदृश्य की शुरुआत, नए खिलाड़ियों की हत्या, स्लाइम के गुणों में हेर फेर, बॉस का रूप रंग, यह सब एक ही व्यक्ति ने किया था। जैसे ही कर्मचारियों ने यह सुना, वे स्तब्ध रह गए। बड़ी स्क्रीन ने पूरे कमरे को रोशन कर दिया था। लोग चिल्ला रहे थे, यह कैसे संभव है? लेकिन वास्तव में यह समझ में आता था। आपको क्वेस्ट इतिहास देखना होगा। ठोड़ी पर हाथ रखकर तेह्यून ने सोच सोचकर पूछा, क्या इसका मतलब यह है कि सारी घटनाएं किसी एक अजीब खिलाड़ी की गलती की वजह से हुई? निर्देशक ने भौहें चढ़ाते हुए जवाब दिया, अगर सारी घटनाएं खिलाड़ी की हरकतों की वजह से हुई तो हमें दखल देने का कोई हक नहीं है,
क्योंकि यही आर्केडिया की नीति है, भले ही इसके लिए सजा ही क्यों ना हो। ये कहकर उसने अपनी नजरें नीची कर ली। उसके टैबलेट पर आर्केडिया के बारे में सारी जानकारी खुली हुई थी। लाल अक्षरों में लिखा था, अगर यह क्वेस्ट नाकाम रही तो बिगिनर टाउन हमेशा के लिए गायब हो जाएगा। इसी दौरान बिगिनर टाउन आग की लपटों में घिर गया। खिलाड़ियों ने फ्रैंटिक स्लाइम से पूरी ताकत से मुकाबला किया। कवचधारी बूढ़े ने एक जोरदार प्रहार से राक्षस को मार गिराया। दांत पीसते हुए मन ही मन कहा, अब तक तो मैं सिर्फ एक ही से निपट पाया था, और अगर ये साहसी लोग ना होते तो टाउन अब तक तबाह हो चुका होता। लेकिन वहां अभी भी बहुत सारे स्लाइम बचे थे। सोचने लगा, ये इतनी बड़ी संख्या में कैसे और कहां से आ रहे हैं। लेकिन जब वो ये सोच ही रहा था, तभी उसके पीछे एक स्लाइम दिखाई दिया। आंखों में डर के साथ बूढ़ा आदमी पलटा और उसे एहसास हुआ, अब मैं बच नहीं सकता। लेकिन अचानक एक खिलाड़ी उसकी ओर दौड़ा। उसने आखिरी क्षण में बूढ़े आदमी को बचा लिया। उसने अपनी आंख के कोने से बूढ़े आदमी की ओर देखा और जोर से चिल्लाया, हमें इस मौके का फायदा उठाकर पीछे हट जाना चाहिए। बूढ़े ने कुल्हाड़ी हाथ में पकड़ी और चिल्लाया, मुझे सब समझ आ गया है। आग अभी घरों के बीच वाली गली तक नहीं पहुंची थी। वह खिलाड़ी और बूढ़ा आदमी वहां छिपे हुए थे। उनमें से एक ने कहा, मुझे लगता है कि वे यहां नहीं पहुंच पाएंगे, इसलिए बूढ़े को खुद को ठीक कर लेना चाहिए और मैं युद्ध में वापस लौट जाऊंगा। गार्ड बायरन ने दयनीय भाव से भौहें चढ़ाईं और खिलाड़ी को उसे बचाने के लिए धन्यवाद दिया। और अब मुझे समझ नहीं आ रहा कैसे शुक्रिया करूं। खिलाड़ी ने उसे अंगूठा दिखाया और कहा, चिंता करने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि मैंने वही किया जो मुझे करना था। खड़े होकर बायरन ने कहा, तुझे देखकर मुझे अपने दादाजी द्वारा सुनाई गई एक निडर धर्मनिष्ठ योद्धा की कहानियां याद आ गईं। उसने कहा, यह योद्धा रास्ते में मिलने वाले हर व्यक्ति की मदद करता था, ठीक वैसे ही जैसे तू अभी कर रहा है। इस पर खिलाड़ी ने एक उलझन भरी मुस्कान के साथ मन ही मन सोचा, यह तो मेरे विचार से कहीं ज्यादा एम्बैरेसिंग है। तभी अचानक बूढ़े व्यक्ति ने अपना सिर नीचे किया और कहा, मुझे कुछ याद आ रहा है। कुछ सेकंड बाद उसने फिर से खिलाड़ी की ओर सिर उठाया और कहा, तू मुझे थोड़ी देर बाद, जब तेरे पास समय हो, ढूंढ ले, क्योंकि उस योद्धा के नोट्स मेरे दादा की डायरी में रखे हुए हैं। उसके तुरंत बाद खिलाड़ी के सामने एक सिस्टम स्क्रीन प्रकट हुई। हिडन क्वेस्ट के उद्धारकर्ता के लिए सभी शर्तें पूरी हो गई हैं। क्या आप पुरानी कहानियों के नायक के बारे में और जानना चाहते हैं? यह पढ़कर उसे आश्चर्य हुआ। क्या मैं सचमुच एक ऐसा मिशन शुरू करने में कामयाब रहा हूं जिसके बारे में मैंने केवल अफवाहों में सुना था? मुस्कुराते हुए बोला, मैं इस मुलाकात को नहीं भूलूंगा, क्योंकि मुझे उस योद्धा में दिलचस्पी है जिसके बारे में तू बात कर रहा था। यह सुनकर बायरन ने सिर उठाया और कहा, मैं तेरा इंतजार करूंगा, लेकिन पहले मुझे इस राक्षस को रोकना होगा। उनके ऊपर आसमान में स्लाइम क्वीन चमकती आंखों के साथ मंडरा रही थी। स्लाइम के आक्रमण को शुरू हुए 3 दिन बीत चुके थे और लड़ाइयां कम नहीं हुई थीं। छापे के लिए निर्धारित समय का आधा हिस्सा बीत चुका था। खिलाड़ी कोरियाई झंडे के नीचे खड़े थे। सभी जानते थे कि कोरियाई खिलाड़ी अभी अपनी दृढ़ता के लिए जाने जाते हैं। हाई लेवल खिलाड़ियों ने जो कुछ हुआ उसके बारे में सुना और भाग भी लिया, जिसकी बदौलत पलड़ा दूसरी तरफ झुक गया। नए खिलाड़ियों ने अपनी टीम बनाई और खुद को अलग रखा। हालांकि एक शीर्षक जिसने सबसे ज्यादा प्रभाव डाला, वह था 1000 स्लाइम्स को मारने पर मिलने वाला टाइटल, स्लाइम क्रशर, जिससे स्लाइम के विरुद्ध बचाव 30% और स्लाइम पर आक्रमण 40% बढ़ जाता था। जैसे ही खिलाड़ियों को यह टाइटल मिलना शुरू हुआ, स्लाइम धीमा पड़ गए और हाथ में झंडा लिए एक आदमी स्लाइम के ढेर पर चढ़ने लगा। कुछ मिनट बाद झंडा हवा में लहराने लगे। खिलाड़ी स्लाइम के ढेर पर सबसे ऊपर खड़े हो गए और इससे अन्य खिलाड़ियों में उम्मीद जगी। मुस्कुराते हुए उसने कहा, हमें इसी जोश के साथ आगे बढ़ना चाहिए। इस पूरे समय जेह्यूंग पहाड़ से उन्हें देख रहा था। उसकी भौहें सिकुड़ी हुई थीं। वह कुछ भी चूकना नहीं चाहता था। इस समय उसके द्वारा मारे गए बिगिनर खिलाड़ियों की संख्या 32,576 तक पहुंच गई थी और क्वेस्ट खत्म होने में 2 दिन बाकी थे। बिगिनर प्लेयर के मारे जाने की सूचना देने वाले आंकड़े चटक लाल रंग के थे। शैतान ने कमर पर हाथ रखकर हंसते हुए कहा, मैंने कभी नहीं सोचा था कि तेरे खाते में 30,000 किल्स मिलेंगे। ये एक असली युद्ध है और मैंने तेरे जैसा डेविल प्लेयर पहले कभी नहीं देखा।
उसने जेह्योंग के सिर पर थपथपाया और कहा, यह अद्भुत है। जेह्योंग ने मन ही मन कहा, शैतान भी मेरे भयानक कामों की प्रशंसा करता है, और अगर आप इसके बारे में सोचें तो ये बहुत अजीब है। थोड़ी देर रुकने के बाद जेह्योंग ने पीछे मुड़कर देखा। ये सोचकर अब इसे खत्म करने का समय आ गया है। उसके खाते में 22,576 प्लॉसिबिलिटी पॉइंट थे, जिस पर उसे विश्वास नहीं हो रहा था, क्योंकि मुझे इतनी बड़ी संख्या में एक एक अंक जमा करने में बहुत समय लगेगा। डेमन किंग ने हाथ जोड़कर पूछा, अब तू क्या सोच रहा है? जेह्योंग ने जवाब में पूछा, तू क्या कह रहा है? शैतान ने अपनी भौहें ऊपर उठाते हुए जवाब दिया, मैं मौजूदा हालात के बारे में पूछ रहा था, क्योंकि अगर तूने कुछ नहीं किया तो इंसान जीत सकते हैं। यह कहते हुए उसे याद आया कि कैसे खिलाड़ियों ने मरे हुए स्लाइम के पहाड़ पर झंडा गाड़ दिया था। यह सुनकर जेह्यूंग ने अपने होठों के कोने नीचे कर लिए। अचानक वह खिलखिलाकर मुस्कुराया और बोला, इस बार तो सारा मजा ही खत्म हो जाएगा। यह कहकर उसने अपनी इन्वेंटरी खोली। शैतान ने पूछा, तू अचानक चुप क्यों हो गया? जेह्यूंग ने अपना लबादा ओढ़ लिया। शैतान ने अचानक किनारों पर खून देखा और पूछा, क्या यह सचमुच खून से सना हुआ है? तब जेह्यूंग ने सिर झुकाकर कहा, चाहे कुछ भी हो, अब पक्ष चुनने का समय आ गया है। शैतान खुलकर मुस्कुराया, उत्तर की प्रतीक्षा में। जेह्यूंग ने उसकी तरफ देखा और यह कहकर अपनी बात पूरी की, हम स्लाइम की तरफ हैं। इसी दौरान सूरज की किरणें कंपनी की इमारत पर पड़ रही थीं। निर्देशक बॉस के ऑफिस में घुसा और रेड क्वेस्ट को रोकने के लिए कहा। तनाव भरे चेहरे के साथ उसने कहा, प्लीज। मेज पर आर्केडिया के सीईओ का नाम लिखा एक बोर्ड रखा था। मिया ने चुपचाप अपनी बाहें छाती पर रख लीं। अचानक वह निर्देशक की ओर मुड़ी। अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, और आपके किसी भी सुझाव के लिए कमेंट बॉक्स है, उसे भर दो। जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू। अगली वीडियो में मिलते हैं।